हेलो, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सतीश पांडे आप सभी लोगों का अपने परिवार एग्जामपुर में मेरे प्यारे दोस्तों स्वागत करता हूं। तो फटाफट जल्दी से सारे लोग सेशन में आ जाइए मेरे प्यारे दोस्त। और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ज़बरदस्त आप लोगों के लिए सेशन लेके आए हैं मेरे प्यारे दोस्त। कल के सेशन में हम लोगों ने बहुत बेहतरीन प्रश्न किए थे, तो आज उसी सिलसिले में मेरे प्यारे दोस्त हम लोग आगे बढ़ेंगे और भी बेहतरीन क्वेश्चनों का जमावड़ा आज लेके हम लोग करने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्त। तो फटाफट जल्दी से जितने भी लोग सेशन में हैं सारे लोग एक बार सेशन को मेरे प्यारे दोस्तों लाइक कर दीजिए और सेशन को शेयर कर दीजिए। फिर आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा सेशन लेके चलने वाले हैं। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपने सेशन की। तो सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्त एक छोटी सी मेरे दोस्तों 30 जून रात 12 बजे तक आप इस बैच को डबल 9 में ले सकते हैं, अर्थात 99 रुपए में। तो मेरे प्यारे दोस्त 100 रुपए आज के डेट में कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अगर आपको एक बेहतर एजुकेशन चाहिए, अगर आपका सपना सरकारी नौकरी पाने का है, एक वर्दी पाने का है, अगर आप पैरामिलिट्री फोर्सेस में जाना चाहते हैं, तो आप इस बैच को जरूर लीजिए और अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर बनाइए। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। जैसा कि आपको पता है, हम लोग एमटीएस एग्जाम 2025 को टारगेट करते हुए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन यहां पे करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को X% हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 20% कम वजन तौलता है। इस प्रकार उसे 20% का लाभ होता है। तो X का मान ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे दोस्त, जब भी आपको चीटिंग वाले प्रश्न मिले, तो चीटिंग वाले प्रश्न को जब भी आप करते हैं तो आप हमेशा कुछ एक ऐसा अमाउंट मान के चलिए। मान लेते हैं भाई 100 ग्राम वस्तु 100 रुपए की आती है। हमने एक मार्केट का एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया कि अगर मेरे प्यारे दोस्तों ये वस्तु मार्केट में कहीं से भी लोगे तो भैया ये 100 ग्राम वस्तु 100 रुपए की आपको मिलेगी। मतलब इसकी जो कॉस्टिंग है ना, 100 रुपए की कॉस्टिंग में 100 ग्राम वस्तु मिलेगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमको क्लियर जो मार्केट का एक स्टैंडर्ड प्राइस है कि भाई कोई वस्तु है वो 100 ग्राम वस्तु 100 रुपए में मिलेगी। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, दुकानदार कह रहा है कि भैया मैं इसे X% हानि पर बेचने का दावा करता हूं। अब दुकानदार ने दावा तो ठोक दिया कि भैया कितने पे, X% हानि पर बेचने का दावा करेगा। तो मतलब अगर उसे हानि हो रही है तो जाहिर सी बात है ये जो प्राइस होगी वो 100 से कम होगी। आपने कहा सर जी बिल्कुल, लेकिन दुकानदार ने दावा तो कर दिया X% हानि पर बेचने का, लेकिन मेरे प्यारे दोस्त कहते हैं नहीं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको मैंने ठगा नहीं। तो मेरे भाई दुकानदार ने क्या किया, 20% कम वजन का प्रयोग किया। भाई 100 ग्राम वस्तु 100 रुपए की आती है, लेकिन उसने क्या किया ना, आपके साथ चूना लगा दिया आपको। उसने क्या किया, 20% कम वजन तोला। तो भैया 100 ग्राम वस्तु चाहिए थी आपको, लेकिन आपको दिया कितना, 20% कम कर देगा तो देगा कितना, 80 ग्राम। तो भैया 80 ग्राम वस्तु कितने की आएगी, 80 रुपए की। लेकिन उसने क्या किया कि भैया आपसे तो लिया 100 ग्राम वस्तु का दाम, लेकिन आपको दे रहा है 80 ग्राम, इसीलिए उसे कितने का फायदा हो रहा है, 20% का। तो हमेशा मेरे प्यारे दोस्त जो प्रॉफिट होता है वो किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो 20% का फ्रैक्शन मेरे प्यारे दोस्त 1/5। तो अगर आपने कहा सर 5 रुपए की वस्तु थी तो उसने आपको दिया 6 में। तो मेरे प्यारे दोस्त आपने देखा, अगर आपकी कॉस्ट प्राइस 5 है तो उसे आपको दिया कितने में, 6 में। लेकिन यहां पे कॉस्ट प्राइस कितनी है, 80, क्योंकि आपको 80 ग्राम वस्तु दे रहा है, 80 ग्राम वस्तु दे रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्त इस 80 ग्राम वस्तु 80 रुपए की आएगी। तो इस 5 की वैल्यू अगर 80 है तो 1 का मान कितना हो जाएगा, आपने कहा सर 16 पंचे 80 होता है। तो भैया ये जो आपसे दाम लिया है ये भी 16 गुना हो जाएगा, 16 छक्का 96। मतलब मेरे प्यारे दोस्त 80 रुपए की वस्तु को आपको 96 में बता दिया, 96 में चिपका दिया। लेकिन आपसे कह क्या रहा था, भाई हम आपको 100 ग्राम वस्तु 100 रुपए की आती है, हम X% हानि पर आपको दे रहे हैं, मतलब 96 में आपको दे रहे हैं। तो यहां पे इसे जो नुकसान हो रहा है अकॉर्डिंग टू कस्टमर, तो आपने कहा सर 4 रुपए उसने कम कर दिया, 4 रुपए की हानि पर। तो भैया ये जो 4 की हानि है वो किस पे हो रही है, आपने कहा सर 100 पे। तो सीधे सीधे कह सकते हो जो यहां पे X% उसे हानि हो रही थी वो एक्चुअली कितना है, 4% है। ऑप्शन ए मेरे प्यारे दोस्त आपका बिल्कुल सही जवाब है। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे दोस्त, आई होप आप सभी को बहुत प्यार से बहुत अच्छे से सारी चीजें क्लियर हो गई। अगर सभी को क्लियर हो गई भैया एक बार सारे लोग कमेंट करके बताइए, सभी लोग एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है कि नहीं।
और जब आपका सेशन खत्म होता है ना, तो जरूर आप लोग अपने कमेंट डाला कीजिए, आपका रिव्यू रहे कि भाई आपको ये सेशन कैसा लगा। अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी जुड़े और इस सेशन का फायदा उठाएं। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है एक आयत की लंबाई 37.5% बढ़ा दी जाए तथा चौड़ाई को 20% कम कर दिया जाए तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे भाई, अगर मैं आयत के क्षेत्रफल की बात करूं तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? आपने कहा सर आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। क्या मेरे प्यारे दोस्तों, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है? आपसे कह रहा है आयत के क्षेत्रफल को 37.5% बढ़ा दिया गया। 37.5% का फ्रैक्शन मेरे प्यारे दोस्त कितना होता? 3/8। तो आपने कहा सर अगर मैं इनिशियल स्टेज की बात करूं तो प्रारंभ में अगर आयत की जो लंबाई है अगर वो 8 है, अगर 8 है उसकी लंबाई, तो उसे कितना बढ़ा दिया गया? आपने कहा सर 37.5%, अर्थात आपने 3 बढ़ा दिया। तो पहले लंबाई 8 थी, बढ़ा के उसे आपने कितना कर दिया? 11 कर दिया। अब मेरे प्यारे दोस्तों कह रहा है चौड़ाई को 20% कम कर दिया गया। तो भैया 20% का फ्रैक्शन कितना होता है? आपने कहा सर 1/5। तो अगर आपकी चौड़ाई शुरू में 5 थी तो उसे 20% कम कर दिया, मतलब 5 में 1 की कमी। अब इसे आपने कितना कर दिया? 4। अब मेरे प्यारे दोस्त आपसे पूछा गया है कि क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन बताइए। तो भैया आप सभी को पता है आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो आपने कहा सर प्रारंभ में लंबाई कितनी है? 8 है, चौड़ाई कितनी है? 5। तो भैया प्रारंभ में क्षेत्रफल कितना रहा होगा? तो 8 गुणे 5 कितना हुआ? 40। अब बाद में लंबाई 11 हो गई, चौड़ाई 4 हो गई, तो अब क्षेत्रफल कितना हो गया? 11 गुणे 4 कितना? 44। तो आपने देखा जब हमने कोई चेंज नहीं किया था तो क्षेत्रफल हमारा 40 था, अब कितना हो गया? 44। तो भैया क्षेत्रफल बढ़ा है या घटा? आपने कहा सर बढ़ गया। कितना बढ़ा? 4 की वृद्धि हो गई। वृद्धि हमेशा मेरे प्यारे दोस्त आप इनिशियल वैल्यू पे निकालते हो। तो आपने कहा सर आयत का जो इनिशियल एरिया था वो कितना था? आपने कहा सर 40 था। तो भैया इस 4 की जो वृद्धि हुई है 40 पे हुई है, इसे आप प्रतिशत में कन्वर्ट करोगे तो मेरे प्यारे दोस्त 100 से गुणा करोगे और इसे सिंप्लीफाई करोगे तो 4 एकम 4, 4 दहम 40, एक 0 से एक 0 कट गया। तो फाइनली आपने देखा कि आपके क्षेत्रफल में 10% की वृद्धि हो गई, जो कि आपके किस ऑप्शन में है? ऑप्शन संख्या सी में है। सी मेरे प्यारे दोस्त आपका बिल्कुल सही जवाब है। सभी को क्लियर हो गया? अगर सभी को क्लियर हो गया मेरे प्यारे दोस्त, सभी लोग थम्स अप कीजिए, फिर आगे बढ़ जाते हैं। चाहे थम्स अप कर दीजिए, चाहे कोको कोला कर दीजिए, जो दिल करे वो कर दीजिए। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही प्यारा, बिल्कुल पिछले प्रश्न की ही तरह है, ये भी बिल्कुल उसी पे आधारित है। तो फटाफट जल्दी से बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। यदि किसी वर्ग की भुजा 40% बढ़ाई जाए तब क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। बेटा देखिए पिछले प्रश्न में आपसे जो बात की जा रही थी वो बात की जा रही थी रेक्टेंगल के बारे में, अबाउट द आयत। लेकिन यहां पे बात जो की जा रही है वो किसके बारे में की जा रही है? स्क्वायर के बारे में, वर्ग के बारे में। तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर मैं वर्ग का क्षेत्रफल की बात करूं तो भैया जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? आपने कहा सर वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त? भुजा का वर्ग, भुजा का स्क्वायर। ठीक है, आपने कहा सर जी बिल्कुल। मेरे प्यारे दोस्तों ये बताओ वर्ग के क्षेत्रफल में वृद्धि कितने की हो रही है? आपने कहा सर अब ये तो बताना है, लेकिन वर्ग की भुजा में 40% वर्ग की भुजा बढ़ाई गई। तो 40% का फ्रैक्शन आपने कहा सर 2/5। अब जिन्हें फ्रैक्शन भी करना नहीं आता तो भैया 40% का मतलब 40/100। हमेशा फ्रैक्शन अपने सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में होती है। तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, फ्रैक्शन आया 2/5। तो आपने कहा सर अगर प्रारंभ में साइड, प्रारंभ में भुजा 5 थी तो 40% बढ़ गई, तो 5 में 2 की वृद्धि हो गई, तो अब आपकी जो भुजा है वो कितनी हो गई? 7 हो गई। आपको पता है सर अगर मैं एरिया की बात करूं, क्षेत्रफल की बात करूं, तो भैया स्क्वायर का जो एरिया होता है वो भुजा का स्क्वायर होता है। तो पहले एरिया कितना रहा होगा? आपने कहा सर 5 का स्क्वायर।
अब कितना हो गया? आपने कहा सर 7 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना मेरे प्यारे भाई? आपने कहा सर 25। 7 का स्क्वायर कितना हो गया? आपने कहा सर 7 गुणे 7 49। मतलब पहले क्षेत्रफल 25 था, भुजा में वृद्धि के कारण अब क्षेत्रफल हो गया 49। बढ़ा कितना है? आपने कहा सर 24 आपका क्षेत्रफल बढ़ गया। तो आपसे पूछा कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ, तो जो परसेंटेज चेंज है मेरे प्यारे दोस्त वो कितना हो गया? आपने कहा सर 24 का चेंज हुआ है 25 पे। 24 का चेंज हुआ है 25 पे, तो प्रतिशत में कन्वर्ट करोगे तो 100 से गुणा, 25 चौको 100 और 24 गुणे 4 कितना हो गया मेरे प्यारे दोस्तों? आपने कहा सर 96%। ऑप्शन बी मेरे प्यारे भाई आपका बिल्कुल सही जवाब है। 96% परिवर्तन हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से सारी चीजें क्लियर हो गई। सभी को क्लियर हो गया ना मेरे भाई? आइए अब आगे बढ़ जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं मेरे प्यारे दोस्त, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। देयर इज गिवन अ ट्रायंगल एंड देयर एंगल इज 2x 3x माइनस 8 डिग्री 5x माइनस 12 डिग्री। त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण कितना है? तो मेरे प्यारे दोस्त अगर कोई त्रिभुज एबीसी है, अगर कोई त्रिभुज एबीसी है तो मेरे प्यारे दोस्त त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है? आपने कहा सर अगर ये एंगल ए है, ये एंगल बी है और ये एंगल सी है, तो मेरे को पता है सर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इनका सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। आपने कहा सर जी बिल्कुल। अब यहां पे आप इनके कोण कुछ भी रख दीजिए। मान लिए ए जो है वो कितना है? 2x है। बी कितना है? आपने कहा सर 3x माइनस 8 डिग्री। ठीक है, आपने कहा सर जी हां, और इसको हमने ले लिया ये 5x माइनस 12 डिग्री। ठीक है, आपने कहा सर जी बिल्कुल क्लियर। अगर इनको जोड़ेंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों कितना हो जाएगा? 5 3 8 2 10x 10x माइनस 20। भाई अगर इन सबको जोड़ लेंगे तो ये कितना आएगा? आपने कहा सर 2x 3x 5x 5 3 8 2 10 माइनस 8 और माइनस 12 कितना हो गया? माइनस 20। 10x माइनस 20 की जो वैल्यू है वो कितना है? 180 है। तो भैया 10x का मान कितना हो जाएगा? 20 उधर जाएगा तो प्लस में, आपने कहा सर ये 200 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त x का मान कितना हो गया? तो आपने कहा सर x का मान हो गया 20। अब हमें सबसे बड़े कोण की बात करनी है। तो भैया यहां पे कोण A, कोण B और कोण C। अब ये देखना होगा सबसे बड़ा कोण कौन सा है। तो भैया A जो है वो कितना है? 2x है। B कितना है? आपने कहा सर 3x माइनस 8 डिग्री और कोण C है मेरे प्यारे दोस्तों 5x माइनस 12 डिग्री। तो मेरे प्यारे दोस्त फटाफट जल्दी से बताइए ये कोण कितने होंगे। तो आपने कहा सर x का मान 20 है तो ये कितना हो जाएगा? 40 डिग्री। और ये कितना हो जाएगा? 20 या 60, 60 में से 8 गया, आपने कहा सर 52 डिग्री। और ये कोण कितना हो जाएगा? 20 25 100 और 100 में से 12 गया, आपने कहा सर 88 डिग्री। तो जो सबसे बड़ा कोण है वो कौन सा है? आपने कहा सर कोण सी है और कोण सी की जो वैल्यू है 88 डिग्री है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से बहुत प्यार से सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। सभी को क्लियर हो गया ना भैया? चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ एक एक चीज पढ़ेंगे। कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा 28 सेंटीमीटर है। एक अन्य समबाहु त्रिभुज पीक्यूआर की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल का 16 गुना है। मेरे प्यारे भाई ध्यान से समझना। भाई त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज पीक्यूआर, ये एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी का कितना है? 16 गुना है। मतलब इसमें अगर आपने 16 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब जाके कहीं इन दोनों का जो एरिया होगा वो बराबर होगा। भाई इस लाइन का मतलब तो यही है ना, सीधे सीधे कह रहा है समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा 28 सेंटीमीटर है। एक अन्य त्रिभुज पीक्यूआर की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल का 16 गुना है। त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल का 16 गुना कर दीजिए, तब आपको त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल मिल जाएगा। आपने कहा सर जी हां, सिर्फ बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया। अब हमें क्या बताना है? त्रिभुज पीक्यूआर की क्या बतानी है?
भुजा बतानी है। तो भैया ये बताओ ये क्या है? आपने कहा सर समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? √3/4 भुजा स्क्वायर। तो हमने मान लिया इसकी भुजा a है तो a स्क्वायर हो गया। और मेरे प्यारे दोस्त ये 16 गुना है त्रिभुज, ये भी हो जाएगा √3/4। अब इसकी भुजा हमने मान ली, क्योंकि भाई दोनों त्रिभुज एबीसी की भुजा दे रखी है। आपने कहा सर 28 का स्क्वायर, त्रिभुज एबीसी की भुजा 28। तो मेरे प्यारे दोस्त 28 का स्क्वायर हो गया, 28 गुणे 28 आपने 2 बार कर दिया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? आपने कहा सर जी नहीं, यहां तक कोई गलती नहीं है। तो भैया √3/4 कैंसिल आउट हो गया। ए स्क्वायर बराबर कितना हो गया? आपने कहा सर 16 गुणे 28 गुणे 28, यही हुआ। आपने कहा सर जी बिल्कुल। अगर मैं एक ही बात करूं तो आपने कहा सर स्क्वायर रूट लग जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा और यहां पे 28 बाहर आ जाएगा। तो 4 अट्ठे 32 और 4 दूनी 8 3 11, 112 सेंटीमीटर हो जाएगा आपके त्रिभुज PQR की साइड। तो 112 सेंटीमीटर मेरे प्यारे दोस्त आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या सभी को समझ में आया? बेटा बिल्कुल एकदम स्मूथली सारी चीजों को पढ़ना है, ठीक है कि नहीं? कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपसे ना बने। बस प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है और बढ़िया से करना है। भी बहुत स्पीड के चक्कर में मत पड़ो, बिल्कुल आराम से करेंगे मेरे प्यारे दोस्त, बहुत प्यार से। काफी टाइम है अपने पास, 2 घंटे का सेशन है, तो 2 घंटे में आराम से बहुत ढेर सारे प्रश्न और जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे अच्छे से पढ़ेंगे। क्योंकि ये नहीं है कि ये यूट्यूब की क्लास है तो फिर वैसे ही आप लोग जो आपस में बातें कर रहे हो ना, इन बातों को दरकिनार करिए, अपना फोकस पढ़ाई करने पे लगाइए, ठीक है कि नहीं? और एक बार जो लोग नए आए हैं सेशन में, वो सेशन को लाइक कर दीजिए और सेशन को शेयर कर दीजिए। और जो इस चैनल पे नए आए हैं तो भैया वो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नेक्स्ट क्लास की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं मेरे प्यारे दोस्त। कह रहा है एक थैले को 20% लाभ पर बेचा गया। यदि थैले की कीमत को 350 रुपए कम तथा विक्रय मूल्य को 400 रुपए कम कर दिया जाए तो 2% अधिक लाभ होता है, तो थैले का वास्तविक क्रय मूल्य क्या था? बहुत प्यारा प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्त। कह रहे थैले को 20% लाभ पर बेचा गया। भैया ये बताओ 20% का फ्रैक्शन कितना होता है? आपने कहा सर 1/5। तो मेरे प्यारे दोस्त आप कहोगे सर अगर किसी थैले का कॉस्ट प्राइस अगर 5 रेशियो है और सेलिंग प्राइस मेरे प्यारे दोस्त तब कितना होगा? आपने कहा सर सेलिंग प्राइस आपका 6 हो जाएगा। अगर मैं कहूं मेरे प्यारे दोस्तों अगर कॉस्ट प्राइस आपकी 5x है तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी? 6x होगी, ठीक है? आपने कहा सर जी बिल्कुल। अब मेरे प्यारे भाई इस प्रश्न को बहुत प्यार से पढ़ना। कह रहा है अगर थैले की कीमत को मतलब कॉस्ट प्राइस को 350 रुपए कम कर दिया जाए और सेलिंग प्राइस को 400 रुपए कम कर दिया जाए तो 2% अधिक लाभ होगा। मतलब जो प्रॉफिट आपको पहले 20% का था अब ये 2% बढ़ जाएगा। तो अब ये प्रॉफिट कितने का होगा? आपने कहा सर 22% का हो जाएगा। तो 22% का मतलब मेरे प्यारे दोस्त अब आपको जो प्रॉफिट होगा वो 11/50 होगा। अब फटाफट जल्दी से ध्यान से कीजिए मेरे प्यारे दोस्त। आपने कहा सर अगर कॉस्ट प्राइस को हमने कितना कम कर दिया? आपने कहा सर 350 कम कर दिया। सेलिंग प्राइस को कितना कर दिया कम? आपने कहा सर 400 कम कर दिया। तो मेरे प्यारे दोस्तों अब जो रेशियो बनेगा आपका जो कॉस्ट प्राइस होगा वो 50 रेशियो, सेलिंग प्राइस कितना 22% बढ़ गया तो 50 11, आपने कहा सर 61 61 हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए मेरे प्यारे दोस्त और फटाफट जल्दी से थैले का वास्तविक क्रय मूल्य मतलब 5x की आपको वैल्यू बतानी है। तो फटाफट जल्दी से बनाइए मेरे प्यारे दोस्त, कैची गुड़ा कर दे। आपने कहा सर कर लीजिए। ये कितना हो जाएगा? 5 × 5 और 5 × 30, 305x बराबर 35 × 35 के 5। आपने कहा सर जी बिल्कुल। कितना बचा? 3 बच गया और 35 छक्का आपने कहा सर 210। 210 में 3 जोड़ोगे कितना? आपने कहा सर 213, ठीक है कि नहीं? कितना मेरे प्यारे दोस्त? 213। तो आपने कहा सर ये 2135 आ गया। क्लियर है ना भैया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई तो चेक कर लेना। 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 मतलब 300x माइनस 5 को 20। आपने कहा सर 2000, ठीक है? आपने कहा सर जी।
अब भैया एक काम कीजिए, 300x को इधर लेके आइए, तो ये कितना हो गया? आपने कहा सर 5x, क्योंकि 305x से 300x माइनस होगा तो 5x बचेगा। और मेरे प्यारे दोस्त ये माइनस का 2000 है, और ये इधर आएगा तो प्लस का कितना हो जाएगा? 2135। तो भैया बचेगा कितना? आपने कहा सर 135। ठीक है कि नहीं भाई? इसको थोड़ा सा चेक करना, कहीं हमने गलती तो नहीं की है भाई। 5 को 20, और यहां पे एक जीरो और बढ़ेगा भाई, एक जीरो तो आपने छोड़ ही दिया है, एक जीरो और बढ़ जाएगा, और इधर 5 को 20, एक जीरो और बढ़ जाएगा, 20,000। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये 20,000 और ये 21,350, तो ये बचेगा कितना? 1,350। तो भैया वास्तविक क्रय मूल्य कितना था? आपने कहा सर 1,350। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो गया। क्या आप सभी को बढ़िया से समझ में आ गया? भैया ये आपका इंजीनियर मेथड है, ठीक है कि नहीं? और इस तरीके के कोई भी प्रश्न आएंगे ना, तो आप मेरे प्यारे दोस्त इस तरीके से आप उसको बिल्कुल आसानी से बना सकते हो, किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं होगी, ठीक है कि नहीं? इस प्रश्न को करने के और भी अप्रोच है, लेकिन आज इस सेशन में इसी अप्रोच से हम लोग काम चलाने वाले हैं, ठीक है? आइए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न मेरे प्यारे दोस्तों आपके सामने है, फटाफट जल्दी से बनाने की कोशिश कीजिए। एक बार सभी लोग बनाइए मेरे प्यारे दोस्त इस प्रश्न को, देखते हैं कि आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो इस प्रश्न का आंसर कर पाएंगे। फटाफट जल्दी से बताइए मेरे प्यारे दोस्त, आपका सही जवाब क्या होगा। किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, 120 वोट अवैध घोषित हो गए तथा जीतने वाले प्रत्याशी को मतदाता सूची के 41% मत प्राप्त हुए तथा 200 वोटों से चुनाव जीत गया। तो हमसे पूछ रहा है पंजीकृत मतदाताओं की संख्या। बहुत प्यारा और बहुत ही खूबसूरत सा प्रश्न है, ठीक है? हमने मान लिया भाई नंबर ऑफ टोटल वोटर्स, हमने मान लिया भाई जो टोटल वोटर्स हैं वो कितने हैं? आपने कहा सर 100 यूनिट है। कितने हैं मेरे प्यारे दोस्त? 100 यूनिट है। अब इसमें से 20% लोग ऐसे हैं, 20% ऐसे लोग हैं जो अपने मत का प्रयोग नहीं करते, मतलब जिस दिन वोटिंग है वो अपने घर पे बैठ के मतलब छुट्टियां मना रहे हैं, मतलब उनको अपने देश की राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, समझे कि नहीं? मतलब वो काहिल निकम्मे टाइप के लोग हैं जो देश के भविष्य के निर्माण में अपना कोई एक योगदान नहीं दे सकते मत डालकर भी, ठीक है कि नहीं? लेकिन आप लोगों को जब भी कभी अपना मत देने का मौका मिले तो अपने इस अधिकार का जरूर प्रयोग करना, ना कि कहीं घूमने चले जाओ या फिर घर पे बैठ के छुट्टियां मनाओ, ऐसा कुछ भी मत करना, ठीक है कि नहीं? आइए अब इसमें से मेरे प्यारे दोस्त कह रहे हैं 20% मत क्या है? इनवैलिड है। सॉरी, इनवैलिड नहीं, मतलब ये लोग वोट ही नहीं करते हैं, मतलब नो वोटिंग। तो भैया इतने लोगों की तो वोटिंग ही नहीं हुई 20% की, अर्थात किसकी? 100 का 20% कितना हुआ? 20 यूनिट। तो आप कहोगे सर जो वोटिंग हुई है वो कितनी हुई है? तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्त, प्यारे प्यारे भाई, जो वोटिंग हुई है वो कितनी हुई है? आपने कहा सर 80 यूनिट की वोटिंग हुई है। वोटिंग कितने की हुई है? आपने कहा सर 80 यूनिट की। अब इस 80 यूनिट में जो वोटिंग हुई है, इसमें से मेरे प्यारे दोस्त 120 वोट जो है ना वो इनवैलिड हो जा रहे हैं, अर्थात अवैध हो जा रहे हैं। इनवैलिड क्यों हो रहे पता है? पता चला किसी कारण से कोई स्याही एक जगह मतलब देना था वोट मोदी जी को, तो उन्होंने मोदी जी को साथ साथ अखिलेश यादव को भी जिताने की कोशिश कर दी, मतलब एक ही मोहर 2 जगह लगाने की कोशिश की। अब ये मत कहना कि सर अब तो ईवीएम वाला जमाना है, ठीक है कि नहीं? ईवीएम में भी कुछ मत होते हैं जो इनवैलिड हो जाते हैं अगर आपने सही से की प्रेस ना की हो तो, ठीक है कि नहीं? तो मेरे प्यारे दोस्त 120 वोट इनवैलिड हो गया, ठीक है? आपने कहा सर जी बिल्कुल। अब बच्चा यही कंफ्यूज होता है कि सर ये तो वैल्यू यूनिट में है और ये बिल्कुल आपका एक्चुअल डेटा है वोट का, 120 वोट अवैध। तो मेरे प्यारे दोस्तों अब 80 यूनिट से 120 तो माइनस होगा नहीं, कोई बात नहीं मेरे प्यारे दोस्त। इस 120 को ना हम अभी ऐसे ना ऐसे इस बढ़िया हरे से बॉक्स में करके इसको बंद कर देते हैं, इसकी बातचीत बाद में करेंगे। अभी मान लेते हैं जो 80 वोट है ना यही आपके वैलिड वोट है, अभी इसको भूल जाओ। तो आपने कहा सर यही वैलिड है, तो भैया आपने कहा सर हाँ जी यही हम वैलिड मान लेते हैं। तो भैया 2 कैंडिडेट होंगे, एक आपका विनर होगा, दूसरा आपका लूजर होगा।
एक आपका विनर होगा, दूसरा आपका लूजर होगा। तो भैया विनर के कंडीशन में कह दिया है कि मतदाता सूची के 41% मत प्राप्त हो रहे हैं। तो मतदाता सूची में टोटल कितने हैं? 100 यूनिट है, इसका 41%। तो भैया 100 यूनिट का 41% कितना होगा? 41। तो आपने कहा सर 41 यूनिट तो इसे मिल गए। अगर 41 यूनिट इसे मिल गए तो भैया जो वोटिंग हुई है वो कितनी हुई है? 80 यूनिट। तो आपने कहा सर लूजर को फिर आपने दिया होगा 39 यूनिट। हाँ जी, 39 यूनिट तब इसे मिलेगा जब ये एक भी मत इनवैलिड ना हुए होते। तो आपने कहा सर 120 रो इनवैलिड हो गए हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर हम इस 120 वोट को लूजर को दे देंगे तो लूजर को कितना मिलेगा? 39 यूनिट। तो आपने कहा सर इससे क्या होगा? भैया जो लूजर यहां पे 200 वोटों से हार रहा था, यहां पे 200 वोटों से हार रहा था, तो अब उसे 120 वोट ज्यादा मिल गया है, तो ये जो फासला 200 का था 120 कम हो जाएगा। मतलब अब मेरे प्यारे दोस्त ये हारेगा कितने से? 80 से हारेगा। यही बच्चा कंफ्यूज होता है, यही बच्चा कंफ्यूज होता है। मतलब अगर आपने 41 यूनिट इसे दे दिया और हमने 120 यूनिट जो इनवैलिड है इसे भी उठा के लूजर को दे दिया, तो लूजर को कितना मिलेगा? 39 यूनिट। तो मेरे प्यारे दोस्त, जो यहां पे अब 200 से हार रहा था, अब 120 वोट इसे ज्यादा मिल गया। तो भैया जीत तो ये रहा था ना, इनके बीच में 200 का गैप था, लेकिन 120 इसका बढ़ गया। तो अब ये जो गैप है 200 से 120 कम हो जाएगा। मतलब ये गैप अब कितने का रह जाएगा? आपने कहा सर 80 वोट का। और यहां पे अगर यूनिट की अगर हम बात करें तो कितना? 41 और 39 का डिफरेंस कितना है? 2 यूनिट। 2 यूनिट का मान 80 है, तो भैया 1 यूनिट का मान कितना? आपने कहा सर 1 यूनिट का मान हो जाएगा 40 वोट। हमसे क्या पूछा है कि भैया आपको पंजीकृत मतदाताओं की संख्या बतानी है। तो आपने कहा सर पंजीकृत जो मतदाता होंगे, 1 यूनिट का मान अगर 40 है, 1 यूनिट का मान मेरे प्यारे दोस्त अगर 40 है, तो जो नंबर ऑफ वोट होंगे वो कितने हो जाएंगे? तो आपने कहा सर 100 में 40 से गुणा कर दीजिए। तो आपने कहा सर ये हो जाएंगे कितने? 4000। कितने मेरे प्यारे दोस्त? 4000। सभी को क्लियर है? आपने कहा सर जी हां बिल्कुल क्लियर है। ध्यान से देखना मेरे भाई, कहीं पे कोई गलती तो नहीं हुई है, मेरी तरफ से तो कोई गलती नहीं है। अगर ऑप्शन में कहीं पे कुछ इश्यू है तो बताइए, फटाफट जल्दी से बताइए भाई, कहीं पे कोई गलती? आपने कहा सर जी नहीं, ठीक है कि नहीं? आपने कहा सर कोई गलती नहीं हुई है। 41 अगर इसे मिला है तो 39 हमने उसे दे दिया है। 120 वोट इनवैलिड है, तो 120 का फासला कम हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? समझे कि नहीं? हाँ जी बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। आपने कहा सर जी बिल्कुल। अब यहीं पे अगर मेरे प्यारे दोस्त आपसे पूछ लेता, यहीं पे मेरे प्यारे दोस्त आपसे पूछ लेता कि आप फाइंड द नंबर ऑफ वोटर्स इन वोटिंग लिस्ट में, नहीं, अगर यहीं पे पूछ लेता मेरे प्यारे दोस्त वोट करने वाले लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो वोटिंग कितनी हुई है? आपने कहा सर 80 यूनिट। 1 यूनिट का मान अगर 40 है तो 80 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 80 गुणे 40, 8 चौको 3200। ठीक है कि नहीं? तो मेरे ख्याल से आप ऑप्शन को करेक्ट कर लीजिए। अगर मुझसे पूछे पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें तो ऑप्शन में 4000 नहीं है, 4000 आप बना लीजिए। अगर आपसे यह पूछें कि कितने लोगों ने अपने मत का प्रयोग किया, तब आपका 3200 होगा। ठीक है कि नहीं? तो आप किसी एक ऑप्शन को करेक्ट कर लीजिए। मान लेते हैं ऑप्शन बी को, तो आपका जो सही जवाब होगा मेरे प्यारे दोस्त कितना हो जाएगा? 4000 हो जाएगा। 4000 मेरे प्यारे दोस्त आपका बिल्कुल सही जवाब है। सभी को क्लियर हो गया? बहुत प्यारा और बहुत खूबसूरत सा प्रश्न है। ठीक है, चले अब आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्त। कह रहा है दूध तथा पानी के 25 लीटर के एक मिश्रण में केवल 20% पानी है। पानी की मात्रा 90% करने के लिए कितने और मात्रा में पानी की जरूरत होगी? तो सबसे पहले मैं एक बेसिक तरीका बता रहा हूं, फिर आपको एक ऐसा अप्रोच बताऊंगा जिससे आप इस प्रश्न को विद इन सेकंड कर पाएंगे। मेरे प्यारे दोस्त ये बताइए, अगर मैं मिल्क और वाटर के मिक्सचर की बात करूं तो इसकी क्वांटिटी कितनी है? आपने कहा सर 25 लीटर है। कितना है भैया? 25 लीटर है, और इसमें केवल 20% पानी है। तो 20% का फ्रैक्शन समझ रहे हैं, 1/5। तो 25 का 1/5 करोगे तो 5। आपने कहा सर 5 लीटर पानी है।
5 लीटर मेरे प्यारे दोस्त अगर पानी है तो दूध कितना होगा, वाटर नहीं मिल्क, मिल्क कितना होगा भैया, तो आपने कहा सर 20 लीटर होगा। अब मेरे प्यारे दोस्त समझने वाली जो बात है वो ये है कि पानी की मात्रा 90% करना है, तो मतलब 90% का मतलब समझ रहे हो ना, 9/10। अगर आपका मिक्सचर आपका 10 है, अगर आपका मिल्क और वाटर का जो मिक्सचर है वो 10 है, तो पानी कितना रहना चाहिए, 9 रहना चाहिए। अब आपने कहा सर यहां तो बड़ी समस्या हो गई, यहां तो सर बड़ी समस्या हो गई। अब मेरे प्यारे दोस्त फटाफट जल्दी से बताइए कि अब हम इस प्रश्न को कैसे डील करें, कैसे डील करें। आपने कहा सर दूध तो हमारा वही है, दूध तो हमारा वही है, तो मतलब अगर दूध और पानी का अभी का अनुपात देखें तो ये कितना है, 5 को 20, 4:1 है, 4:1 है भाई। मिल्क आपका 4 रेशियो है, वाटर आपका 1 रेशियो है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त प्रश्न में क्या है, आपने कहा सर अगर टोटल मिक्सचर 10 का है तो पानी कितना है, 9 है, तो भैया पानी अगर 9 है तो दूध कितना होगा, आपने कहा सर 1 होगा। क्या मेरी बात आप सभी को समझ में आई? आपने कहा सर जी हां बिल्कुल। तो मेरे प्यारे दोस्त अब यहां पे आप एक चीज नोटिस करोगे, सर पहले दूध आपका 4 यूनिट था, अब दूध 1 यूनिट हो गया। सर आपने क्या दूध निकाला था? नहीं भाई, गाय थोड़ो है जो मैं दूध इसमें से निकालूंगा। मेरे प्यारे दोस्त दूध से आपने कोई छेड़खानी नहीं की है, तो दूध की क्वांटिटी तो रहनी चाहिए वही। आपने कहा सर पहले दूध 4 था तो अब 1 है, तो इसे 4 बना लीजिए। इसे 4 बनाने के चक्कर में इधर भी गुणा करना पड़ेगा, तो आपने कहा सर ये 4 1 4, 9 चौको 36। तो मेरे प्यारे दोस्त आपने देखा पहले भी दूध 4 रेशियो था, दूध अभी भी 4 रेशियो है, लेकिन पानी पहले 1 रेशियो था, अब पानी 36 रेशियो हो गया। तो पानी बढ़ा कितना, आपने कहा सर 1 से 36 हुआ है तो बढ़ा है 35 रेशियो। अब भैया ये बताओ पहले शुरू में मिक्सचर कितना था, 4 1 5। इस 5 की जो वैल्यू थी, इस 5 की जो वैल्यू थी किसके बराबर थी, 25 लीटर के बराबर थी, क्योंकि मिक्सचर आपका 25 लीटर था। तो कितना गुना, तो आपने कहा सर 5 गुना। तो मेरे प्यारे दोस्त 1 यूनिट का मान कितना आ गया, आपने कहा सर 1 यूनिट का मान है 5 लीटर। 1 यूनिट का मान है 5 लीटर। हमें क्या पूछा है कि कितने और मात्रा में पानी की जरूरत होगी, तो पानी कितना और मिलाना पड़ेगा, 35 यूनिट। 1 यूनिट का मान अगर 5 है तो 35 यूनिट का मान 35 गुणे 5, तो आपने कहा सर 55 25, 5 3 15 2 17, 175 लीटर और पानी डालना पड़ेगा, जो कि आपके किस विकल्प में है, विकल्प संख्या डी में है। डी मेरे प्यारे दोस्त आपका बिल्कुल सही जवाब हो गया। ये तो मेरे प्यारे दोस्त आपका बेसिक तरीका हो गया, बिल्कुल आप अच्छे से इसे समझ पाए होंगे। ये आपका रेशियो मेथड था। अब अगर हम परसेंटेज मेथड से इस प्रश्न को करें तो प्रश्न को विद इन सेकेंड में बना पाएंगे। आइए देखते हैं, फटाफट जल्दी से देखते हैं मेरे प्यारे दोस्त। तो एक बार जल्दी से अपनी पेन कॉपी उठा लीजिए और इस प्रश्न को एक बार अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। मेरी बातों को ध्यान से समझना। आप जब भी इस टाइप के प्रश्न करें, जब भी इस टाइप का प्रश्न मिले, तो सबसे पहले आप यहां पे देखेंगे इसमें फिक्स क्या है। तो आपने कहा सर दूध और पानी के इस मिक्सचर में जो फिक्स है वो दूध है। दूध जितना पहले था आज भी दूध उतना ही है। परिवर्तन कहां हो रहा है, आपने कहा सर पानी में। तो जिसमें परिवर्तन हो रहा है उसको छोड़ दीजिए, जिसमें परिवर्तन नहीं है उसकी बात करें। तो भैया फिक्स यहां पे क्या है, आपने कहा सर दूध फिक्स है, अर्थात मिल्क आपका फिक्स है। तो मेरे प्यारे दोस्त मिल्क अगर आपका फिक्स है तो आप सीधे सीधे देखिए, दूध के अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो भैया दूध प्रारंभ में कितना था, आपने कहा सर प्रारंभ में 20% आपका पानी था, तो दूध कितना रहा होगा, आपने कहा सर 80%। अब मेरे प्यारे दोस्तों बाद की अगर हम बात करें तो पानी अब कितना हो गया, 90%। तो भैया उस मिक्सचर में दूध का परसेंटेज अब कितना है, आपने कहा सर 10%। तो मेरे प्यारे दोस्त हमेशा याद रखना, जो चीज फिक्स है उसके परसेंटेज, उसके जो परसेंटेज वैल्यू का रेशियो होगा वो आपकी एक्चुअल क्वांटिटी की रेशियो का क्या होगा, इनवर्स होगा, उल्टा होगा। तो परसेंट से परसेंट कट गया, 0 से 0 कट गया। आपने कहा सर अगर ये 8:1 में है, शुरू में दूध 8 था, शुरू में दूध का परसेंटेज 8 था, तो बाद में दूध का परसेंटेज 1 है, तो 8:1 में है, तो भैया क्वांटिटी का रेशियो क्या होगा,
1:8 होगा। तो भैया शुरू में क्वांटिटी कितनी थी? 1 थी, अब क्वांटिटी कितनी हो गई? 8 हो गई। तो शुरू में मिक्सचर कितना था? 25 लीटर। तो 1 का मान अगर 25 है तो 8 का मान आपने कहा सर 200। मिक्सचर आपका 25 से 200 हुआ है तो बढ़ा कितना है? आपने कहा सर 175 लीटर। 175 लीटर इसलिए बढ़ा ताकि आपने 175 लीटर इसमें पानी मिला दिया। तो जो मिलाया है वही बढ़ा है, उसी की वैल्यू पूछा था, हमें इसमें कितना पानी और मिलाना चाहिए। तो आपका जो सही जवाब हुआ वो बन गया 175 लीटर। क्लियर हो गया भैया? आई होप मजा आ गया होगा, ठीक है कि नहीं? बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। इस पे कम से कम कुछ नहीं तो परसेंटेज में 3-4 टाइप के प्रश्न बनते हैं जो यहां से आप विद इन सेकेंड आप उड़ा सकते हो, ठीक है कि नहीं? एक तो फल वाला अगर होता है, सूखे फल और ताजे फल, और एक आपके इनकम से रिलेटेड प्रश्न होता है, एक आपका मिक्सचर से रिलेटेड प्रश्न होता है। मतलब 3-4 टाइप में है जिन्हें आप विद इन सेकेंड कर सकते हो, मुश्किल से 5 से 10 सेकेंड में। लेकिन आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है? आइए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्त। कह रहा है 1373 की पावर 36। क्या भैया? 1373 की पावर 36 गुणे, ये गुणे के चिन्ह है भैया, 1442 की पावर 20। हमसे कह रहा है भैया इनका एकक अंक बताइए। मतलब आपको यूनिट डिजिट बतानी है। क्या बताना है? इकाई का स्थान बताना है। इकाई के स्थान पे कौन सा अंक आएगा? तो मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से समझना, अगर मैं 3 की पावर 1 लिखूं तो इकाई के अंक पे कितना आएगा? 3 आएगा। 3 की पावर 2 लिखूं तो कितना आएगा? 9 आएगा। 3 की पावर 3 लिखूं तो कितना आएगा? आपने कहा सर 27, इकाई के अंक पे 7 आएगा। 3 की पावर 4 पे आपने कहा सर 81, इकाई का अंक 1। 3 की पावर 5 पे तो आपने कहा सर फिर इसमें 3 से गुणा होगा तो फिर इकाई का स्थान आ जाएगा 3 कम 3 8 24 243। तो आपने देखा सर जहां से शुरू हुए थे फिर वहीं से रिपीटेशन शुरू हो जाएगा। तो मतलब कहने का मतलब 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 के बाद साइकिल रिपीट होगा। तो आपने देखा यहां पे 3 की पावर कितनी है? 36। तो 3 की पावर ये क्यों? अब देखो 1373 भूल जाओ क्योंकि इकाई के स्थान में सिर्फ 3 आना है। तो ये पावर कितनी है? 36। और 36 4 से पूरा पूरा भाग जा रहा है तो 4 9 36, 4 9 36। तो आपने कहा सर यहां पे पूरी पूरी बार ये कट रहा है तो साइकिल 4 पे जा रहा है तो इसकी यूनिट डिजिट पे कितना आएगा? आपने कहा सर 1 आ जाएगा। 3 की पावर 4 पे इकाई का अंक कितना आएगा? आपने कहा सर 1 आएगा। अगर मेरे प्यारे दोस्त मैं 1442 की बात करूं तो यहां पे इकाई का अंक क्या है? आपने कहा सर 2 है। तो मेरे प्यारे दोस्त 2 की पावर 1 कितना होता है? 2। 2 की पावर 2 कितना होता है? 4। 2 की पावर 3 कितना होता है? 8। 2 की पावर 4 कितना होता है? 16। 2 की पावर 5 कितना होता है? आपने कहा सर 32। तो आपने कहा सर यहां भी शुरू हो गया पावर 4 के बाद रिपीटेशन। तो मेरे प्यारे दोस्त यहां पे भी अगर 4 से भाग करेंगे तो 4 पंचे 20। आपने कहा सर यहां पे भी इकाई के स्थान पे कितना आएगा? 2 की पावर 4 पे इकाई के स्थान पे आ रहा है 6। तो यूनिट डिजिट 6। अब इसका यूनिट डिजिट 1373 को जब सॉल्व करोगे तो इकाई के अंक पे 1 आएगा और 1442 की पावर 20 को सॉल्व करोगे तो इकाई के अंक पे 6 पे। हमको इकाई का अंक चाहिए तो इकाई के अंक में लास्ट में यही 1 और 6 का गुणा होगा तो 6 इकन्नम क्या? 6। तो आपने कहा सर इकाई के स्थान पे 6 आ जाएगा जो कि भैया इस ऑप्शन में नहीं है, इस ऑप्शन में नहीं है। मेरे प्यारे दोस्त एक बार देखना हमने कहीं पे गलती कर दी है क्या? देखिए भैया एक बार फटाफट जल्दी से देख के बताइए। अच्छा मेरे प्यारे दोस्त देखिए प्रश्न में थोड़ा सा परिवर्तन था। ये जो हमने माइनस किया है ना, ये एक्चुअली में माइनस की जगह पे मेरे प्यारे दोस्त सॉरी जो ये गुणा हमने किया है इसकी जगह पे माइनस का चिन्ह है। क्या है? माइनस। जो प्रश्न है उस प्रश्न में इसकी जगह पे मेरे प्यारे भाई आपने कहा सर माइनस का चिन्ह है। तो माइनस का चिन्ह है भैया। तो ये बताओ यहां पे इकाई का अंक 1 है, यहां पे 6। तो अब मेरे प्यारे दोस्त इसे सॉल्व करोगे तो आपने कहा सर इसके आगे कोई भी वैल्यू होगी। अब अगर 1 में से 6 माइनस करना हो इकाई के स्थान पे तो आप यहां पे जो भी वैल्यू होगी कॉमन लोगे आप। तो आपने कहा सर कैरी करोगे तो ये 1 है, अगर 10 कैरी करोगे तो ये 11 हो जाएगा और 11 में से 6 माइनस होगा तो हमेशा इकाई के स्थान पे क्या आएगा? 5 आएगा। ऑप्शन सी मेरे प्यारे दोस्त आपका बिल्कुल सही जवाब है। इसे आप करेक्ट कर लीजिए भैया, ये माइनस का चिन्ह था।
ठीक है कि नहीं? अगर मल्टीप्लाई होता तब आपका सही आंसर 6 होता, ठीक है कि नहीं? मतलब कॉन्सेप्चुअल किसी भी प्रकार की गलती हम लोगों से नहीं होती है, ठीक है कि नहीं? आप मेरी क्लासेस को शुरू से लेकर लास्ट तक, डे फर्स्ट से लास्ट दिन तक अगर आप देखेंगे ना, कभी आपको कॉन्सेप्चुअल त्रुटि नहीं मिलेगी। मतलब ऐसी कोई गलती नहीं मिलेगी जो लगेगा नहीं यार सर को तो पता ही नहीं है। आपको अगर थोड़ा बहुत एरर मिलेगी भी ना तो कैलकुलेशन एरर मिलेगी, क्योंकि बच्चा क्या करता है ना, जैसे आप लोग हैं बहुत स्पीड में चलने की कोशिश करते हो। स्पीड में क्या है ना, कभी कोई चीजें ध्यान नहीं दिया बोर्ड पे, क्योंकि यहां पे तो कुछ है नहीं, हमारे सामने कोई बच्चा भी नहीं है, ना ही कोई स्टूडियो में बैठ के देखने वाला है, सिर्फ कैमरा है और क्वेश्चन है, समझे कि नहीं? और आप लोगों के कमेंट सेक्शन है, अगर आपके कमेंट पढ़ना शुरू कर दूं तो फिर क्वेश्चन से ही दिमाग हट जाता है, समझे कि नहीं? और कुछ बच्चे जो पढ़ने वाले उनको लगता है यार सर तो पढ़ाते हैं ही नहीं, सिर्फ कमेंट पढ़ते हैं, और आप लोग तो इतने बड़े वाले हो कि पढ़ना चाहते नहीं हो, सिर्फ कमेंट ही करना चाहते हो, ठीक है कि नहीं? बार बार सेम कमेंट को कॉपी पेस्ट करना। अब आज से हम तो कमेंट ही पढ़ना बंद कर दिए हैं, किसी का कोई कमेंट नहीं पढ़ना है, सिर्फ पढ़ाना है। अगर आपको पढ़ना है, मुझे लगेगा कि हाँ ये पढ़ने वाले बच्चे हैं, इनके साथ काम करेंगे ताकि भविष्य में ये लोग कहीं अच्छी जगह सेलेक्ट हो जाएं, ताकि जब कभी मिले तो कम से कम कुछ नहीं तो आंखें तो मिलाएंगे, सम्मान तो करेंगे। आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्या आप सम्मान नहीं करेंगे? करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अगर मैं वो डिजर्व करता हूं तो वो आप जरूर दोगे, ठीक है कि नहीं? आइए चलते हैं मेरे प्यारे दोस्त अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? अगले प्रश्न में मेरे प्यारे दोस्त कह रहे हैं, यदि पहली संख्या का 40% 12 के बराबर है, यदि पहली संख्या का 40% 12 के बराबर है और दूसरी संख्या का 50% 24 के बराबर है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत प्यारा प्रश्न है, धीरे धीरे देखिए। कह रहा पहली संख्या का 40%, मान ले भाई ये पहला नंबर है फर्स्ट, इसका जो 40% है वो किसके बराबर है? आपने कहा सर ये बराबर है 12 के। अब कह रहा है दूसरी संख्या का 50%, दूसरी संख्या का 50% ये किसके बराबर है? आपने कहा सर ये 24 के बराबर है। हमसे कह रहा है अब इन दोनों संख्याओं का अनुपात बताओ। तो भैया अनुपात बता दो, अनुपात बताने में क्या दिक्कत है आपको, बता दीजिए। आपने कहा सर परसेंट से परसेंट काट दिया, एक एक जीरो से एक जीरो काट दिया, 12 एकम 12, 12 दूना 24। तो आपने कहा सर पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात बताना था, तो इधर तो बचा 1/2, इधर 4/5 था, उधर जाएगा तो 5/4 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त 5 एकम 5 और 4 दूनी 8, तो 5:8 हो जाएगा, जो कि आपके किस ऑप्शन में है? ऑप्शन संख्या सी में है। सी विकल्प मेरे प्यारे दोस्त आपका बिल्कुल सही जवाब, सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो गया। सभी को क्लियर है? आपने कहा सर जी हां, अच्छे से क्लियर है। चले अगले प्रश्न की तरफ बढ़े भाई। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही प्यारा, बहुत ही जबरदस्त, लाजवाब आपके लिए हाजिर है। तो हाजिर है तो भैया तो फटाफट जल्दी से सभी कदरदानों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग एक सही आंसर का जल्दी से चुनाव कीजिए। फटाफट अपनी पेन कॉपी उठा लीजिए और मुझे करके बताइए कि आपका सही जवाब क्या होगा। जल्दी से बताइए भाई। पी, क्यू और आर संयुक्त रूप से एक व्यवसाय शुरू करते हैं और यह सहमति हुई कि पी 6 महीने के लिए 25,000 का और क्यू 5 महीने के लिए 44,000 का और आर 3 महीने के लिए 50,000 का निवेश करेगा, और लास्ट में 1,04,000 के कुल लाभ में से पी को कितनी राशि प्राप्त होगी ये आपको बताना है। भैया संख्या आपकी नहीं करनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। इसको इतना शेयर कर दो ना कि आज पूरे एग्जाम्पल के चैनल के जितने बच्चे हैं सब इस सेशन में आके पढ़ें। भैया ये बहुत ही जबरदस्त सेशन है, और मेरे प्यारे दोस्त आप सभी को मैं बता दूं ना कि जितने प्रश्न मैं करा रहा हूं ये सब अपने आप में क्या है? लीजेंड है, जबरदस्त शानदार प्रश्न है। मतलब सारे प्रश्न मैं कॉन्सेप्चुअल प्रश्न लेके आता हूं, ताकि अगर कुछ चीजें आपकी छूटी हुई हैं तो इस क्लास से कुछ ना कुछ 2-4 कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाए, ठीक है कि नहीं? कम से कम 1-2 नंबर का आपका हक बन जाए 1-8 घंटे 2 घंटे देने से। तो मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान से समझना, अगर मेरे प्यारे दोस्त मैं बात करूं पार्टनरशिप की, तो पार्टनरशिप में मेरे प्यारे दोस्त जो प्रॉफिट होता है ना, प्रॉफिट का जो रेशियो होता है वो हमेशा कैपिटल इनटू टाइम के रेशियो का क्या होता है? गुणा होता है। मतलब आपने कहा सर कैपिटल,
कैपिटल इंटू टाइम, मतलब इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम। तो आपने कहा सर अगर मैं कैपिटल की बात करूं तो यहां पे कौन कौन है, पी, क्यू और आर, ठीक है। आपने कहा सर जी बिल्कुल। और दूसरी चीज उनका टाइम। तो हमेशा जो आपका प्रॉफिट होगा, हमेशा जो प्रॉफिट होगा वो किस रेशियो में होगा, कैपिटल इंटू टाइम के रेशियो में होगा, कैपिटल इंटू टाइम के रेशियो में होगा। तो मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से समझना सारे लोग। आप कहोगे सर अब इतनी बड़ी बड़ी वैल्यू क्या लिखना, भाई ये 25,000 है, ये 44,000 है, ये 50,000, तो भाई इसके 3 जीरो उड़ा दो, क्योंकि रेशियो की ही तो बात करनी है। 3 जीरो से 3 जीरो ये उड़ा दिया। आपने कहा सर जी बिल्कुल। तो भैया पी की वैल्यू कितनी है, पी का कैपिटल 25 है, क्यू की कैपिटल कितनी है, आपने कहा सर 44 रेशियो है, और आर की कैपिटल कितनी है, 50 रेशियो। अब बात करते हैं समय की। पी 6 महीने के लिए और क्यू 5 महीने के लिए और आर 3 महीने के लिए। भैया क्यू पी कितने महीने के लिए, आपने कहा सर पी 6 महीने के लिए। कितने महीने के लिए भैया, आपने कहा सर पी 6 महीने के लिए। और क्यू मेरे प्यारे दोस्त आपने कहा सर 5 महीने के लिए। और आर कितने महीने के लिए, आपने कहा सर 3 महीने के लिए, ठीक है। आपने कहा सर जी बिल्कुल। अब मेरे प्यारे दोस्त फटाफट जल्दी से इस प्रश्न का जवाब दीजिए। तो इनकी प्रॉफिट कितनी होगी, तो आपने कहा सर 25 गुणे 6 कितना होता है, 150। 44 गुणे 5 कितना होता है, 5 को 20, 5 को 20, 220, 5 या 15, 150, ठीक है। अब मेरे प्यारे दोस्तों अगर मैं कहूं टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, तो आपने कहा सर 150, 150 कितना हो गया, 300, और 3 2 आपने कहा सर 520। 520 का टोटल प्रॉफिट हुआ, 520 का टोटल प्रॉफिट हुआ। तो मेरे प्यारे दोस्त ये जो टोटल प्रॉफिट है 520 का, ये जो टोटल प्रॉफिट है 520 रेशियो का, ये किसके बराबर है, 10,400 के बराबर, सॉरी 1,04,000 के बराबर है। आपने कहा सर जी बिल्कुल। तो भैया 520 यूनिट का मान 1,04,000 है, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो आपने कहा सर 1,04,000 बटे 520। अब मुझे किसकी वैल्यू बतानी है, पी को कितना लाभ हुआ, तो पी को लाभ कितना हुआ, 150। तो भैया ये 1 यूनिट का मान है, तो 150 यूनिट का मान फटाफट जल्दी से बता दीजिए। आपने कहा सर 150 से गुणा कर दीजिए, ठीक है कि नहीं। आपने गुणा कर दिया तो आपने कहा सर 1 0 से 1 0 काट दिया, 52 दूना आपने कहा सर 104, ये कितना हो गया, आपने कहा सर 2000, और इधर 15 से गुणा, तो 15 से गुणा करोगे तो 15 दूना 30, और आगे 3 जीरो चिपका दिया। तो आपने कहा सर जो पी का हिस्सा बनेगा कितना बन जाएगा, 30,000, जो कि आपके किस ऑप्शन में है, ऑप्शन संख्या डी में है। डी विकल्प मेरे प्यारे दोस्त आपका बिल्कुल सही जवाब हो गया। सभी को समझ में आया? अगर सभी को समझ में आ गया भैया ना, तो फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताइए कि हाँ सर सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया है। और इसी खुशी में आप लोग सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए, और सेशन को जो लोगों ने नहीं शेयर किया है वो शेयर कर दीजिए। अभी पूरे 1 घंटे के ऊपर की क्लास बची है, और ऐसे ही खूबसूरत खूबसूरत प्रश्न मैं आपको आगे भी कराने वाला हूं। तो फटाफट जल्दी से सारे लोग सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के खिदमत में हाजिर है मेरे प्यारे दोस्त। तो फटाफट जल्दी से इस प्रश्न का आंसर कीजिएगा। कह रहे 2 संख्याओं का अंतर 14 है और उनके वर्गों का अंतर 56 है। तो भैया संख्याएं याद कीजिए। तो सीधे सीधे देखो ना, 2 संख्याएं, मतलब अगर मैं मान लूं एक संख्या a है दूसरी संख्या b, तो भैया इनका जो अंतर है, डिफरेंस है, वो कितना है, 14 है। और कह रहा है इनके वर्गों का अंतर, मतलब a स्क्वायर डिफरेंस b स्क्वायर, और दैट इज कितना है, आपने कहा सर 56। तो हमें क्या बताना है, संख्याएं बतानी है, a और b का मान बताना है। मतलब पूरा प्रश्न आपके सामने हिंट दे दिया, और फटाफट जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए आपका सही जवाब क्या होगा। सारे लोग बताएंगे कि भैया आपका सही जवाब क्या होगा। मजा आ रहा है ना? बस मजा ही आना चाहिए, ठीक है कि नहीं। तुम लोग आपस में बातें ना करो, पढ़ने पे ध्यान दो, पढ़ने पे ध्यान दो, बहुत मजा आएगा। मेरे प्यारे दोस्त समझना, मेरी बातों को समझना। हमसे पूछा है संख्याएं ज्ञात कीजिए, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो मेरे प्यारे दोस्त ये बताओ, अगर मैं मान लूं बड़ी संख्या a है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है, आपने कहा सर 56 दे रखा है। और a माइनस बी मेरे प्यारे दोस्त कितना है, आपने कहा सर a माइनस बी 14 है, ठीक है कि नहीं। तो अब ये बताओ मेरे प्यारे भाई, ध्यान से समझना, सारे लोग ध्यान से समझना। आप कहोगे सर अगर मैं ऐसे कर लूं a प्लस बी
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? आपने कहा सर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बटे में आपने कहा सर ए माइनस बी। ये किसके बराबर आ जाएगा? आपने कहा सर 56 बटे 14, 14 चौको 56, यही होगा। आपने कहा सर जी बिल्कुल मेरे प्यारे दोस्त। आपने कहा सर जी हाँ बिल्कुल। आपने कहा सर हाँ जी बिल्कुल सही है, a माइनस बी से a माइनस बी कट गया। तो मेरे प्यारे दोस्त आपने देखा a प्लस बी बराबर कितना आ गया? 4। और यहां पे आपने देखा a माइनस बी बराबर कितना है? आपने कहा सर a माइनस बी बराबर है 14। हमें दोनों संख्याएं बतानी है। अच्छा ये बताओ, आपके दिमाग में एक प्रश्न बन रहा होगा कि सर यहां पे दो संख्याएं जोड़ रहे हैं तो 4 आ रहे हैं, और एक संख्या से दूसरी संख्या घटाओगे तो 14 आ रहा है, ऐसा कैसे? भैया कोई एक नंबर माइनस में होगा, निगेटिव नंबर होगा। ऑप्शन को देखने के बाद पता चल रहा है, क्योंकि दो ऑप्शनों में निगेटिव नंबर है। तो भैया ये तो क्लियर हो गया कि ये दोनों आपके ऑप्शन नहीं हो सकते हैं, ठीक है कि नहीं। अब आते हैं कैसे इसे करते हैं मेरे प्यारे दोस्त, फटाफट जल्दी से देखिए। अगर मुझे बड़ी वैल्यू पता करनी है, बड़ी वैल्यू यहां पे क्या होगी? आपने कहा सर ए होगी। तो भैया ए का मान कितना हो जाएगा? तो आप इन दोनों वैल्यूओं को जोड़ेंगे और आधा कर देंगे। तो 14 4 आपने कहा सर 18, 18 का आधा करोगे तो आपने कहा सर ए का मान आ गया 9, ए का मान आ गया 9, ठीक है। अब मेरे प्यारे दोस्त अगर मैं बी की बात करूं तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आपने कहा सर 14 और 4 का डिफरेंस कितना? 14 और 4 का डिफरेंस आपका हुआ 10, 10 को आधा करोगे तो 10 का मान कितना आ जाएगा? 5, ठीक है। तो भैया सीधे सीधे आपका सही आंसर हुआ 9 बटे 9 और -5। अब यहां पे हमने निगेटिव वैल्यू नहीं लिखा, तो आप सीधे सीधे आपको जस्टिफाई करना है तो कर लीजिए कि सर अगर ए 9 है और 9 में से a माइनस बी करोगे, अगर b का मान मैंने -5 रखा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तभी तो 9 5 14 होगा। और मेरे प्यारे दोस्त अगर 9 में से 5 को 9 और -5 को जोड़ोगे, -5 को जोड़ोगे तो भैया 9 -5 ये आएगा आपका प्लस का 4। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है कि नहीं। बच्चा बहुत गलतियां करता है, यहीं आने के बाद छोड़ देता है कि सर अब आगे कैसे करें। बिल्कुल घबराना नहीं है भाई, नंबर ही तो है। अभी तो हम नंबर ऑफ लाइन पे हैं, कभी धनात्मक पे जाएंगे, कभी ऋणात्मक पे जाएंगे, कभी माइनस इन्फिनिटिव तक जाएंगे, कभी प्लस इन्फिनिटिव तक। समझे कि नहीं? गणित क्या है? अनंत है बेटा, अनंत, ठीक है कि नहीं। कोई अगर आपको लुभाता है या फिर ये कहता है कि नहीं आओ हम ही हम हैं, हमारे अलावा कोई नहीं है, तो ये गलत फहमी वो उसने पाल रखी है। बेटा गणित का हम लोग 2% आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं है, 2% भी नहीं है गणित का। गणित इतना बड़ा है, मतलब हम तो खुद कहते हैं गणित एक महासागर है, उस महासागर में हम लोग सिर्फ बूंद मात्र है, समझे कि नहीं। और हम हमेशा कोशिश करते हैं कि आप सभी को अपना बेस्ट दें और आप लोगों की जो तैयारी है ना वो बहुत बेहतर रहे, ठीक है कि नहीं। बस आपको दिल लगा के पढ़ना है, और ये मैं गारंटी दे रहा हूं जितना आपका सिलेबस है, मतलब एमटीएस की इतनी औकात ही नहीं है कि आपको परेशान करे, ठीक है कि नहीं। मतलब एसएससी का जो भी क्राइटेरिया है, मैथ वाला सेक्शन आप मेरे पे छोड़ दीजिए। जितना मैं पढ़ाता हूं उस तरीके से आप पढ़िए, बेहतरीन तरीके से मेहनत करिए। दुनिया की कोई ताकत आपको मैथ में 100% स्कोर करने से नहीं रोक पाएगी, ठीक है। तो इस विश्वास के साथ आप लोग जुड़िए और बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, ठीक है कि नहीं। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे मेरे प्यारे दोस्त, तो फटाफट जल्दी से अब इस प्रश्न का आंसर करेंगे। सारे लोग करेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से एक धनराशि 2 वर्षों में 6400 और 4 वर्षों में 8100 हो जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। बहुत ही शानदार और बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, ध्यान से करिएगा, बनाइए, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। भाई ये बताओ, जल्दी से बताइए, एक बार आप लोग बनाइए, उसके बाद फिर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। और मैंने देखा एमटीएस में ज्यादातर आपके कंपाउंड इंटरेस्ट से बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए हैं, कुछ ही कुछ सेट में पूछे गए हैं। खासतौर पे 2024 के मैंने जितने सेट अभी तक आप लोगों के कराए हैं उसमें मैंने देखा है कि आपको वहां पे कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन ज्यादा खास नहीं, सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन रहते हैं, वो भी वन लाइनर, आप देख के ही उत्तर कर दो, ठीक है कि नहीं।
तो आइए देखते हैं इस प्रश्न को। आपने कहा सर चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर एक धनराशि, हमने मान लिया भाई आपके पास P रुपया था, कंपाउंड इंटरेस्ट पे आपने इसे इन्वेस्ट कर दिया, किसी बैंक में किसी व्यक्ति को दे दिया। तो भैया ये 2 वर्षों में कितना हो जा रही है? आपने कहा सर 2 वर्षों में ये 6400 रुपए हो गई। कितना? 2 वर्षों में 6400 रुपए हो गई। अब मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं इसी पैसे को उसी व्यक्ति के पास 4 वर्षों के लिए छोड़ दूं, 4 वर्षों के लिए छोड़ दूं भैया, अगर 4 वर्ष के लिए छोड़ दे रहा हूं तो ये पैसा कितना हो जा रहा है? आपने कहा सर 8100 हो जा रहा है। कितना भैया? आपने कहा सर 8100 हो जा रहा है। क्या मेरी बात समझ में आई? आपने कहा सर जी हां बिल्कुल। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर थोड़ा सा भी आपने नोटिस किया होगा तो आपने कहा सर P रुपए को अगर आपने 2 साल तक बैंक में रखा तो 6400 हो गया, और इसी P रुपए को 4 वर्ष तक रखेंगे तो 8100 हो रहा है। मतलब ये कह सकते हो कि सर इसी 6400 को 2 साल और अगर आपने रख दिया, 2 साल आपने और रख दिया भैया, यही P 2 साल में इतना बना होगा और अगले 2 साल में इतना बन गया होगा। तो आपने कहा सर जी हां बिल्कुल। तो मेरे प्यारे दोस्त, जब आप देखते हो इनके बीच का जो टाइम गैप है अगर वो सेम है तो जो इक्वेशन यहां पे है, मतलब जो चेंजेज यहां पे हो रहे हैं सेम चेंजेज यहां पे हुए होंगे। तो आपने कहा सर जी हां बिल्कुल। तो आप कह सकते हो कि 6400 8100 हो गया, 6400 8100 हो गया। मतलब इनके बीच में अगर मैं चेंज की बात करूं, अगर इनके बीच में चेंज की बात करूं तो भैया 6400 8100 हुआ है। तो कितना गुना हुआ है? आपने कहा सर 2 वर्षों में कितना हुआ है? आप सीधे सीधे देख लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, धन आपका 8100/64 हुआ है। कितना हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों? 8100/64 हुआ है। तो आपने कहा सर यही सेम धन, आपका यही सेम धन P जो है ना, यही P अपने आप का 8100/64 हुआ होगा, तब जाके ये 6400 बना होगा। आपने कहा सर जी बिल्कुल। लेकिन यहां से मेरे प्यारे दोस्त आपको क्या मिलेगा? प्रिंसिपल मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? प्रिंसिपल मिल जाएगा। आपको अगर इसी प्रश्न में आपसे प्रिंसिपल पूछ लेता तो आपको क्या बताना था? आप यहां से प्रिंसिपल बता सकते थे। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त आपसे रेट पूछा है तो आप प्रिंसिपल निकालने के बाद आप रेट पे जाओगे, तो ऐसा करने की आपको जरूरत नहीं है। आपने देखा दोनों के बीच में जो टाइम गैप है वो सेम है। तो आप सीधे सीधे देखिए 6400 रुपया 8100 रुपया हो रहा है कितने समय में? आपने कहा सर 2 वर्षों में। कितने समय में? 2 वर्षों में हो रहा है। कितने समय में? 2 वर्षों में। तो भैया जब कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हो ना तो सीधे सीधे देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 64 से 81 हो रहा है 2 वर्षों में। तो 1 वर्ष में कितना होगा? आपने कहा सर ये 2 वर्ष में हो रहा है। अगर मैं 1 वर्ष की बात करूं तो 1 वर्ष में ये क्या हो जाएगा? √64 और इधर √81। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो आपने कहा सर ये 64 बाहर निकलेगा तो 8 और ये हो जाएगा 9। 8 से 9 मतलब 1 आपका बढ़ रहा है, 1 आपने ब्याज दिया। तो भैया 1 ब्याज दे रहे हो 8 पे, तो 100 पे कितना हो जाएगा? आपने कहा सर 12.5%। 12.5% आपका जो रेट आ जाएगा वो 12.5% आ जाएगा, ऑप्शन डी। एक तो तरीका रेट निकालने का ये है। लेकिन इसी प्रश्न में अगर आपसे प्रिंसिपल निकालने के लिए पूछ लेता तब आप इस तरीके से जाते। क्या मेरी बात आप सभी को पल्ले पड़ गई भैया? पल्ले पड़ गई ना? देखो एक एक क्वेश्चन में 2 कॉन्सेप्ट आपको सिखा रहे हैं। अगर आपको प्रिंसिपल निकालना है तो आप इस तरीके से आओगे, अगर आपको इंटरेस्ट निकालना है तो आप इस तरीके से आओगे। ठीक है कि नहीं? मैंने इसलिए ऐसा बता दिया क्योंकि यहां पे टाइम गैप कितना था? 2 वर्ष का था। अगर यही टाइम गैप 3 वर्ष का होता तो आप क्या करते? इनका क्यूब रूट लेते। अगर यही गैप 4 वर्ष का होता तो आप इनकी घात √4 में लेते। ठीक है कि नहीं? √4 में आप इसे करते। क्या मेरी बात समझ में आ गई? आई होप आप सभी को बढ़िया से क्लियर हो गया। चलते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्त। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। कह रहा है 2 संख्याओं का योग। कितना मेरे प्यारे दोस्त? 2 संख्याओं का योग 40 है, उनका गुणनफल 60 है, उनके व्युत्क्रमों का योग बताओ। उनके व्युत्क्रमों का योग बताओ। बहुत प्यारा प्रश्न है, ध्यान से समझना। 2 संख्याओं का योग 40 है और उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रम समझ रहे हो ना? मतलब आप आइए समझाते हैं। सीधे सीधे देखिए ना, आपको प्रश्न में क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है। कह रहा है मान लिया भाई 2 संख्या है A और B।
तो a प्लस बी का जो योग है वो कितना है, आपने कहा सर 40 है, और उनका गुणनफल a इंटू बी कितना है, आपने कहा सर 60 है। हमें इनका गुणनफल बताना, मतलब इनके व्युत्क्रमों का योग बताना है। तो मेरे प्यारे दोस्त ये बताइए, अगर मैं ऐसे लिख दूं a प्लस बी बटे में ए वी, ठीक है कि नहीं, आपने कहा सर जी बिल्कुल। अगर मैं इसे थोड़ा सा सॉल्व कर दूं तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो ना, a प्लस बी अपान ए बी, सॉरी एक मिनट, अगर मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं a अपान ए बी और प्लस b अपान ए बी, लिख सकता हूं कि नहीं, आपने कहा सर जी बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त ये बताइए, अगर मैं a से a काट दूं और b से b काट दूं तो ये बचेगा कितना, आपने कहा सर 1/b और प्लस 1 अपान ए। तो भैया हमने संख्या क्या क्या ली थी, a ली थी b, तो a का व्युत्क्रम कितना होगा 1/a, b का व्युत्क्रम कितना होगा 1/b, इन्हीं का योग ही तो पूछा था, तो यही आपको तो बताना था। तो मेरे प्यारे दोस्त फटाफट जल्दी से देख लीजिए, इसकी जो वैल्यू होगी कितनी होगी, a प्लस बी कितना है 40, ए बी कितना है, आपने कहा सर 60, 0 से 0 काट दिया, 2 दूनी 4, 2 3 6, तो 1 अपान ए प्लस 1 अपान बी प्लस 1 अपान ए बराबर हो गया 2/3, जो कि किस ऑप्शन में है, ऑप्शन संख्या सी में है। सी विकल्प मेरे प्यारे दोस्त आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बहुत ही प्यारा और बहुत ही जबरदस्त इंपॉर्टेंट प्रश्न है, समझे कि नहीं, बहुत प्यारा है, कितना बढ़िया लॉजिक लगाया है, ठीक है कि नहीं, सभी को क्लियर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं, मजा आ रहा है ना मेरे प्यारे प्यारे शेरों, आ रहा है ना समझ में, शेर और शेरनियों, बताओ। आप भी कहोगे सर क्या यार सर, इंसान से जानवर बना रहे हो। नहीं भाई, जानवर नहीं बना रहा हूं, बस उस जो जंगल का राजा नहीं होता है शेर, बस उससे मैं कंपेयर कर रहा हूं, वो फील करो, ठीक है कि नहीं, क्योंकि आप भी जब वर्दी पहन के जाओगे ना तो घर वाले भी उतनी ही रिस्पेक्ट देंगे जितनी उसको जंगल में मिलती है, समझे कि नहीं। आइए अब चलिए इस प्रश्न को करते हैं। कह रहा फैक्टोरियल 19 के 100वें स्थानीय मान का अंक बताइए। बहुत प्यारा, मतलब 100th प्लेस बताना है। अच्छा ये बताओ, फैक्टोरियल का मतलब समझते हो, जैसे मैं लिख दूं फैक्टोरियल 1, जैसे मैं लिख दूं फैक्टोरियल 1, तो फैक्टोरियल 1 का मतलब 1। अगर मैं लिख दूं फैक्टोरियल 2 तो इसका मतलब मेरे प्यारे दोस्त 2 गुणे 1। अगर मैं फैक्टोरियल 3 लिख दूं तो आपने कहा सर 3 गुणे 2 गुणे 1। अगर मेरे प्यारे दोस्त मैं फैक्टोरियल 4 लिख दूं तो 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। अगर मेरे प्यारे दोस्त मैं फैक्टोरियल 5 लिख दूं तो फैक्टोरियल 5 का मतलब 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। मेरे प्यारे दोस्त अब मेरी बातों को ध्यान से समझना। अगर मैं फैक्टोरियल 6 लिख दूं तो आपने कहा सर 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। क्या मेरी बात समझ में? आपने कहा सर जी बिल्कुल। अगर मैं मेरे प्यारे दोस्त फैक्टोरियल 19 लिख रहा हूं तो ध्यान से समझना, इसका मतलब होगा 19 गुणे 18 गुणे 17 गुणे ऐसे ऐसे जहां तक मेरे प्यारे दोस्तों 1 तक। अब मेरे प्यारे दोस्तों जब इस संख्या को आपने लिखा होगा, जब इस संख्या को लिखा होगा तो यहां पे बीच में 15 भी आया होगा, बोलो ना, बीच में 10 भी आया होगा और 5 भी आया होगा। मेरे प्यारे दोस्त 2 भी आया होगा, 4 भी आया होगा और 8 भी आया होगा। मतलब मेरे प्यारे दोस्त जो मैं समझाना चाहता हूं, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना सारे लोग। अगर मेरे प्यारे दोस्त मैं 2 गुणे 5 लिख दूं तो कितना हो जाता है? आपने कहा से 10 हो जाता है। अगर मेरे प्यारे दोस्त मैं यहां पे 2 बार प्रयोग करूं, मतलब 4 गुणे 25 करूं तो 2500 को आपने कहा सर 100, तो 2 स्थानों पे 0 आ गया। अगर मेरे प्यारे दोस्त मैं यहां पे 4 की जगह 8 कर दूं और 25 की जगह 125 कर दूं, मतलब 5 3 बार आ रहा है, 8 और 2 3 बार आ रहा है, तो 125 अट्ठे आपने कहा सर 1000, तो यहां पे इकाई का अंक कितना आ गया? 3। मतलब ये कह सकते हो अगर इन पेयरों में इन जो हमने गुणा किया है, अगर 5 3 बार आ रहा है, 2 3 बार आ रहा है, तो इकाई के स्थान पे कितना 0 हो जाएगा? 3 0। हमको क्या चाहिए? 100वां स्थान, मतलब 100 प्लेस। जैसे कोई नंबर लेते हो तो ऐसे तो लिखते हो भाई इकाई का स्थान, इकाई का स्थान, दहाई का स्थान, सैकड़े का स्थान, फिर आपका 1000 का स्थान।
तो मतलब आखिरी के 3 अंक पे कितने, आखिरी के 3 अंक का मान बताइए, स्थानीय मान, 100वें स्थानीय मान, मतलब ये वाला स्थानीय मान आपको बताना है। तो मेरे प्यारे दोस्त जब आप फैक्टोरियल 19 को ऐसे ही एक्सप्लोर करोगे ना, तो ऐसे लिखते जाओगे 19, 18, 17 ऐसे 1 तक, तो आपने कहा सर 15 भी आएगा, 10 भी आएगा, 5 भी आएगा, तो 3 बार 5 तो आना क्लियर है, और 2 भी आएगा, 4 भी आएगा, 8 भी आएगा, मतलब 2 तो कई बार आएगा। तो भैया ये बताओ 5 3 बार आ रहा है मिनिमम, और मेरे प्यारे दोस्त 2 भी, वो तो 3 से ज्यादा बार आ रहा है। तो लेकिन 10 बनने के लिए जिसकी 5 2 में जिसकी मिनिमम पावर होती है उतने ही 0 बनते हैं। तो भैया 5 की पावर 3 है, तो आखिरी के 3 अंक पे क्या आ जाएंगे, 0 आ जाएंगे आखिरी। अब ये नंबर कुछ भी हो, लेकिन आपसे आखिरी के 3 अंक की अगर मैं बात करूं तो भैया जो सैकड़े वाला स्थान है वो कितना हो जाएगा, 0। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। अब थोड़ा सा और आपको क्लियर कर देता हूं, मेरी बातों को ध्यान से समझना। जैसे मैंने लिखा 2 गुणे 5, तो 2 गुणे 5 में आपने कहा सर इकाई का अंक 10 आया। अगर मेरे प्यारे दोस्त मैं 4 गुणे 5 लिख दूं तब भी आपने कहा सर 20, 0 एक ही आया। लेकिन आपने कहा सर अगर मैं 4 गुणे 25 कर दूं तो भैया ये कितना हो गया, 100, तो 2 0। मतलब आपको ये देखना है कि 2 की पावर अगर 1 है और 5 की पावर 1 है दोनों में, तो केवल 0 एक बार आएगा। 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 है तो लास्ट में 2 0 आएंगे। अगर 2 की पावर 3 5 की पावर 3 है तो लास्ट में कितने 0, 3 0। अगर मेरे प्यारे दोस्त यहां पे मैं ऐसे कर दूं 2 की पावर 1 5 की पावर 2, तब भी जो पावर कम है उतने ही 0 आएंगे। हमेशा मैक्सिमम पे मत जाना। अगर 2 एक ही बार आ रहा है तो फिर 0 लास्ट में एक ही आएगा। अगर दोनों बराबर है तो बराबर आएंगे। मतलब जिसकी संख्या सबसे कम होगी, नंबर ऑफ 0 उतने ही होंगे उस संख्या में। क्लियर हो गया? ये कॉन्सेप्ट था, इसलिए मैंने इसे समझा दिया। इस टाइप का कोई भी प्रश्न आएगा तो कर लेना, क्योंकि ये प्रश्न आपके एसएससी सीजीएल में भी पूछा गया था और आपके रेलवे में ये 2-3 बार पूछा जा चुका इस टाइप के प्रश्न। ठीक है, इसलिए मैंने ये करा दिया। ठीक है कि नहीं? चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 2 से 10 तक की सभी संख्याओं से विभाज्य है। 2 से 10 तक की सभी संख्याओं से विभाज्य है। तो मेरे प्यारे दोस्त 2 से 10 तक मतलब ऐसी संख्या लीजिए जो 2 से भी कट जाए, 3 से भी कट जाए, 4 से भी कट जाए, 5 से भी कट जाए, 6 से भी कट जाए, 7 से भी कट जाए, 8 से भी कट जाए, 9 से भी कट जाए, 10 से भी कट जाए। भाई थोड़ा सा अजीब नंबर नहीं है? सबसे कटना है। आपने कहा सर जी बिल्कुल। आइए देखते हैं भैया। अब तो एक चीज तो क्लियर हो गया भाई, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है। एक बार प्रश्न को देखना पड़ेगा भाई, क्या ये सही प्रश्न है? वह छोटी सी छोटी संख्या जो 2 से 10 से तक की सभी संख्याओं से विभाज्य हो। आइए अब मेरे प्यारे दोस्त हमें ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है, ज्यादा दिमाग हमें नहीं लगाना है। हमें क्या करना है पता है? हम सीधे ऑप्शन से चले जाते हैं। 9 कटेगा सबसे? जी नहीं, नहीं कटेगा। ये 10 से कटेगा? नहीं कटेगा। ये 9 से कटेगा? नहीं कटेगा। ये तो भैया 3 पहले ही क्लियर हो गए। अब यही एक विकल्प बचता है, आपका ये सही उत्तर होगा। अब इसको चेक करना चाहते हो तो कर लीजिए भाई। 2 से कटेगा, 4 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा और 8 से आखिरी के 3 अंक 8 पंचे 40, 8 छंग 48 और 8 पंचे 40, 8 से भी कट जाएगा और 10 से भी कट जाएगा। 3 से कटेगा कि नहीं? 5 2 7 2 9, 3 से भी कट जाएगा, 9 से भी कट जाएगा। बचे कितने? 6 और 7, 6 चौको 24, 6 दूनी 12, 6 से भी कट गया। अब सीधे 7 से बच रहा है, तो 7 तियां 21, 4 7 छंग 42, 7 से भी कट गया। सबने चेक कर लिया, 2520 आपका बिल्कुल सही जवाब हो गया। ठीक है कि नहीं? अब ऐसे प्रश्नों में ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है, कुछ प्रश्न ऑप्शन से भी जा सकते हो। ठीक है कि नहीं? चलिए अब इस प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्त। इसका सही जवाब आप सभी को बताना है। इसका सही जवाब बताना है मेरे भाई, राजीव का वेतन सुनील से 25% अधिक है। भाई 2 बंदे हैं, राजीव और सुनील। राजीव का जो वेतन है मेरे भाई वो सुनील के वेतन से 25% अधिक है। यहां पे हम कंपेयर कर रहे हैं राजीव और सुनील के बीच में। तो भैया राजीव का वेतन सुनील से 25% अधिक है,
तो मतलब कंपेयर किया जा रहा है राजीव का किससे, सुनील से। तो 25% का फ्रैक्शन 1/4। आपने कहा सर अगर सुनील का वेतन 4 है तो राजीव का वेतन 25% अधिक, तो आप कहोगे राजीव का वेतन कितना होगा, 5 होगा। ठीक है, अब आगे की कहानी को पढ़ते हैं। कह रहा है सर सुनील का जो वेतन है वो मनोज के वेतन का 40% है। यहां पे ना कम की बात की जा रही है ना अधिक की बात की जा रही। यहां पे कहा जा रहा है सुनील का वेतन मनोज के वेतन का 40% है। तो भैया 40% का फ्रैक्शन कितना, आपने कहा सर 2/5। भैया सुनील का जो वेतन का कंपेयर हो रहा है वो मनोज से हो रहा है, तो आपने कहा सर अगर मनोज का वेतन 5 है तो सुनील का वेतन 2 होगा। तो भैया अगर मैं मनोज से कंपेयर करूं तो आपने कहा सर मनोज का वेतन अगर 5 है तो सुनील का वेतन 2। तो भैया ये बताओ यहां पे सुनील का वेतन 4, यहां पे सुनील का वेतन 2, क्या संभव है? आपने कहा सर जी नहीं, संभव नहीं है, इन्हें बराबर कर लीजिए नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा सर। तो ये 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। तो भैया अब फाइनली आपको मिल गया, राजीव मिल गए, सुनील मिल गए और मनोज मिल गए। तो राजीव का वेतन 5, सुनील का वेतन 4 और मनोज का वेतन 10। अब आपसे प्रश्न में क्या पूछा है, कह रहा है यदि तीनों के वेतन 5700 रुपए हैं तो भैया तीनों के वेतन का सम कर लो, 5 4 9 10 19। 19 की वैल्यू कितनी है, आपने कहा सर 5700। तो 19 तिया, आपने कहा सर 19 दूना 38, 19 तिया 57, एक यूनिट का मान 300 आ गया। तो राजीव का वेतन बताना है, राजीव का वेतन 5 यूनिट है तो 5 गुणे 300, तो 5 तिया 1500 रुपए। 1500 रुपए मेरे प्यारे दोस्त आपका बिल्कुल सही जवाब हो गया। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी मेरे प्यारे भाई आपका बिल्कुल सही जवाब है। सभी को क्लियर, मजा आ रहा है ना, बोलो ना भाई, बढ़िया से क्लियर हो रहा है ना। चलिए आगे बढ़े, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्त। अगले प्रश्न में क्या कहानी चल रही है, आइए आगे बढ़ जाते हैं। अगले प्रश्न में कह रहा है यदि आयकर में 17% की वृद्धि होती है तो शुद्ध आय में 3% की कमी हो जाती है, आयकर की दर ज्ञात कीजिए। यह थोड़ा सा आपके लिए नया प्रश्न है, थोड़ा सा मैं इसके लिए कॉन्सेप्ट समझाता हूं, पहले उस कॉन्सेप्ट को समझना। सारे लोग फोकस करो भाई, बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं, इनको अच्छे से कर लीजिए। ये सब कंटेंट मैं पेड बैचेज में देता हूं, ठीक है कि नहीं, लेकिन आप लोगों के लिए कर रहा हूं तो आप लोग भी इसका फायदा उठाइए, ठीक है कि नहीं। आप जाके किसी के 1000 रुपए का बैच परचेज करोगे तब वो ये सब चीजें पढ़ाता है, और एग्जाम पर आप लोगों के लिए इतना कुछ कर रहा है तो फिर भी आप सीरियस होकर नहीं पढ़ पाते हो। दैट्स नॉट गुड फॉर यू, ठीक है कि नहीं। प्लीज टू बी सीरियस फॉर योर फ्यूचर, फॉर योर कैरियर, ओके। आइए देखते हैं मेरे प्यारे दोस्त। अच्छा ये बताओ अगर मैं आयकर की बात करूं, आयकर की अगर मैं बात करूं तो आप कहोगे सर आयकर में 17% की वृद्धि तो शुद्ध आय में 3% की कमी हो जाती है, तो आयकर की दर ज्ञात कीजिए। तो भैया ये बताओ जो कर देते हो आय पर वही आपका क्या होता है, आयकर होता है। तो आपने कहा सर अगर मैं आयकर की बात करूं तो भैया इनकम, जो आपकी इनकम होगी उसी इनकम पे टैक्स लगता है। तो मेरे प्यारे दोस्त इनकम में से जो टैक्स आपने दिया, इनकम से जो आपने टैक्स दिया, तो इनकम में से टैक्स अगर घटा दोगे तो जो बचेगी वो आपकी क्या हो जाएगी, आपकी हो जाएगी शुद्ध आय। शुद्ध आय मतलब आप ये कह सकते हो आपकी जो नेट इनकम है, आपकी जो नेट इनकम है वो ये हो जाएगी। मतलब आप जब किसी कंपनी में नौकरी करते हो तो जैसे गवर्नमेंट ने आपकी सैलरी 1 लाख कर दी, 1 लाख कर दी और उस पे से आपको 10% टैक्स देना पड़ रहा है, तो 1 लाख का 10% कितना हुआ, 10,000। तो 10,000 तो आपने सरकार को टैक्स दे दिया, तो जो नेट इनकम हुई वो कितनी हुई, 90,000। मतलब जो आप अपने घर लेके आ रहे हो तो वो आपकी क्या कहलाएगी, नेट इनकम कहलाएगी। अब मेरी बातों को ध्यान से समझना, जो मैं समझाना चाहता हूं बहुत प्यार से समझना। अगर 2 मिनट इधर उधर हो गए तो फिर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आएगा। बहुत प्यार से समझने की कोशिश करना। मैं कहूं मेरे प्यारे दोस्त अगर मेरी इनकम 100 रुपए है, अगर मैंने सरकार को 20 रुपए टैक्स दे दिया, तो ये बताओ 100 रुपए अगर हमारी इनकम है, हमने 20 रुपए सरकार को टैक्स दे दिया, तो भैया ये बताओ 100 में से 20 तो हमने
सरकार को दे दिया, तो हमारी जो नेट इनकम होगी वो कितनी होगी? आपने कहा सर 80 हो जाएगी। सभी को क्लियर? 100 रुपए अगर हमारी इनकम है, मेरी सैलरी है, और 20 हमने सरकार को टैक्स दे दिया, तो जो हमारी शुद्ध आय हुई वो कितनी हुई? आपने कहा सर 80 हो गई। अब मेरे प्यारे भाई बहुत प्यार से समझना, मैं कहूं इनकम तो मेरी सर अभी भी 100 ही है। अगर मेरे इस टैक्स को बढ़ा दिया जाए, टैक्स में मान लिया हमने वृद्धि कर दी, जो टैक्स आप 20 रुपए का दे रहे थे, अगर हमने टैक्स 25 रुपया कर दिया, तो आपने कहा सर तब हमारी नेट इनकम कितनी होगी? 75 होगी, क्योंकि 100 में से 25 अगर सरकार को दे दिया, तो अब हम घर कितना लेके जाएंगे? 75 लेके जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत प्यार से समझना। आपने कहा सर जी हां सर, अच्छे से समझ में आ रहा है। अब मेरे प्यारे दोस्त मैं तीसरी केस आपको बता रहा हूं। अगर मेरी इनकम सरकार 100 ही है, और इस बार अगर मैं अपने टैक्स को 5 रुपए कम कर दूं, मतलब जो पहले मैं 20 दे रहा था, अब अगर मैं टैक्स 15 दूं, तो आप अपने घर अब कितना लेके जाओगे? तो आपने कहा सर 85। अब मेरी बातों को ध्यान से बहुत प्यार से समझना। आपने कहा सर अगर मैं टैक्स अमाउंट में, अगर हमारे टैक्स अमाउंट में 5 रुपए की वृद्धि हो रही है, तो हमारे नेट इनकम में 5 रुपए की कमी हो जाएगी। हमारे टैक्स अमाउंट में अगर 5 रुपए की वृद्धि हो रही है, तो हमारे नेट इनकम में 5 रुपए की कमी हो जाएगी। अगर मेरे प्यारे दोस्त हमारे टैक्स अमाउंट में 5 रुपए की कमी हो जाएगी, तो हमारे नेट इनकम में 5 रुपए की वृद्धि हो जाएगी। मेरी बात समझ में? मतलब जो चेंजेज आपके, अगर जो कमी टैक्स में होगी, उतनी ही वृद्धि आपके नेट इनकम में होगी। अगर जो कमी आपके टैक्स में होगी, उतनी ही वृद्धि आपके नेट इनकम में, और जो वृद्धि टैक्स में होगी, उतनी ही कमी आपके नेट इनकम में। मतलब जो अमाउंट चेंज है वो सेम रहेगा। अगर टैक्स बढ़ा, तो जितना रुपया टैक्स बढ़ेगा, उतना ही रुपया अब आपको आपके नेट इनकम में कम मिलेगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? आपको मैंने करके बता दिया। अब सीधे अपने प्रश्नों पे आते हैं। तो आपने कहा सर यदि आयकर में 17% की वृद्धि, तो आपने कहा सर आयकर में, तो भैया इनकम में अगर मैं बात करूं, इनकम की बात करूं, तो इनकम में जो 17% की वृद्धि हो रही है, इनकम में जो 17% की वृद्धि हो रही है, वो मेरे प्यारे दोस्त आपके नेट इनकम में, वो आपके नेट इनकम में 3% कमी के बराबर होगी। मतलब अगर इनकम में 17% की वृद्धि हो रही है, तो नेट इनकम में 3% की कमी के बराबर। क्योंकि देखिए परसेंटेज चेंज अलग हो सकते हैं। ये 20 से 25 हो गया है, 20 से 25 हो गया, मतलब 5 की वृद्धि 20 पे, तो 1/4 मतलब 25%। और यहां पे देखिए 80 से 75 हो गया, 5 का चेंज है 80 पे, तो 16 पंचे 1/16, और ये 6 सही कितना आएगा? 1/4%। मतलब परसेंटेज चेंज से हमें कोई लेना देना, लेकिन जो अमाउंट है वो सेम होगा। तो आपने कहा सर अगर मैं इसे सॉल्व करूं, तो ऐसे सॉल्व कर सकता हूं सर, 100 से 100 कट गया, और इनकम अपान नेट इनकम, इनकम अपान नेट इनकम, ये कितना हो जाएगा? आपने कहा सर इनकम अपान नेट इनकम हो गया कितना सरकार? इनकम अपान नेट इनकम ये हो जाएगा सर 17, इधर जाएगा 3/17। ठीक है, सॉरी ये इनकम नहीं मेरे भाई, ये तो टैक्स है ना, ये टैक्स में 17% की वृद्धि है भैया, ध्यान से समझना, ये आपका टैक्स। ठीक है, आपने कहा सर जी बिल्कुल। तो टैक्स में 17% की वृद्धि, ये नेट इनकम में 3% की कमी के बराबर, क्योंकि ये क्या है ना, ये अमाउंट चेंज है, तो अमाउंट चेंज हमेशा बराबर होंगे। तो आपने कहा सर ये बताइए, अगर मेरी बात करूं, तो मैंने यही आपको बताया ना, इनकम में से अगर आप टैक्स माइनस कर दो, तब आपका नेट इनकम आता है। आपने कहा सर जी हां बिल्कुल आता है। तो मेरे प्यारे दोस्त ये बताइए, अगर यहां पे मैं बात करूं, तो आपकी नेट इनकम कितनी है? 17। अगर इसमें से 3 रुपए आपने टैक्स दे दिया, तो ये बताओ इस यहां कोई ऐसी वैल्यू रही होगी जिससे आपने 3 कम कर दिया, तभी तो 17 आया। तो आपने कहा सर जी हां बिल्कुल, अगर ये 20 रहा होगा, तो 20 में 3 आपने कर दिया कम, तो ये 17 आ गया।
तो मेरे प्यारे दोस्त आपको क्या बताना है, आयकर की दर बताना है, तो मतलब ब्याज की दर बताना है। तो मेरे प्यारे दोस्त अगर आपने 3 रुपया ब्याज दिया है तो 3 ब्याज किस पे दिया है, 20 पे दिया है। 3 ब्याज दिया है 20 पे, क्योंकि जो टैक्स लगेगा वो आपके इनकम पे लगेगा। तो 3 का टैक्स आपका 20 पे जा रहा है, इसे प्रतिशत में बदलोगे तो 100 से गुणा, तो 20 पंचे 100 और 3 गुणे 5 कितना हो गया, 15%। तो आयकर की जो दर आई वो 15% आ गई। ऑप्शन बी मेरे प्यारे दोस्त आपका बिल्कुल सही जवाब। क्या सभी को क्लियर हो गया? बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट था। इस कॉन्सेप्ट से कभी आपके प्रश्न बने, क्योंकि आप ये जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ एमटीएस के ही पेपर दे रहे हो, किसी भी एग्जाम में अपीयर हो सकते हो, चाहे आप वनडे एग्जाम में कोई स्टेट एग्जाम हो या फिर एसएससी के सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, सीपीओ हो या सीजीएल हो, किसी भी एग्जाम में करोगे तो इस टाइप के अगर कभी प्रश्न मिलते हैं तो आप इन प्रश्नों को आसानी से कर पाएंगे। सभी को क्लियर हो गया भैया? चलिए अब आगे बढ़ जाए। आइए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी के सामने है, यदि किसी वेलन की त्रिज्या 10% बढ़ा दी जाए और ऊंचाई 40% कम कर दी जाए तो बेलन के वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आएगी? बहुत प्यारा प्रश्न है। कह रहा है यदि बेलन की त्रिज्या 10% बढ़ा दी जाए और ऊंचाई 40% कम कर दी जाए तो बेलन के वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आएगी? मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। अगर मैं बेलन के वक्रपृष्ठ की बात करूं, अगर मैं बेलन के कर्व सरफेस एरिया की बात करूं, मतलब बेलन के सीएसए की बात करूं, कर्व सरफेस एरिया की, तो कितना होता है? आपने कहा सर 2 पाई आर एच होता है। कितना सरकार? 2 पाई आर एच। तो भैया 2 केस बन रहे हैं। एक में सरकार आपकी रेडियस को 10% बढ़ाया जा रहा है, तो रेडियस को 10% बढ़ाया जा रहा है, तो रेडियस 10 से कितनी हो जाएगी? 11 हो जाएगी, क्योंकि 10% का फ्रैक्शन 1/10। तो रेडियस अगर यहां पे 2 ही केस बनेगा। आपने कहा सर जी बिल्कुल। तो मेरे प्यारे दोस्त रेडियस आपकी 10 से 11 हो रही है और ऊंचाई को 40% कम कर दे रहे हैं। तो भैया 40% कम करेंगे तो 40% का फ्रैक्शन 2/5। मतलब अगर मैं 40% की बात करूं तो ऊंचाई आपकी 5 से 40% कम हुई तो 5 से 3 हो गई। ठीक है? आपने कहा सर जी हां सर, इतनी सी कहानी है। तो मेरे प्यारे भाई ध्यान से समझना। तो भैया दोनों ही वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी हुई? ठीक है? आपने कहा सर जी बिल्कुल। तो मेरे प्यारे दोस्त अब आपको कुछ नहीं करना भाई, 2 पाई तो दोनों में रहेगा, केवल कहानी चेंज होगी आर एच से और आर एच वन में। मान लीजिए ये आर एच से R1H1 हो गया। तो भैया ये बताओ आर एच की अगर हम बात करें तो ये कितना था? 10×5 = 50 और ये कितना है? 11×3 = 33। मतलब आपका जो कर्व सरफेस एरिया था पहले 50 था, अब 33 हो गया। तो कमी हुई है वृद्धि? आपने कहा सर कमी हुई 17 की। तो भैया जो चेंज परसेंट है वो कितने का है? 17 का परिवर्तन हो रहा है 50 पे, तो 100 पे कितना हो जाएगा? तो 50 दूना 100 और 17 गुणे 2 कितना होता है भैया? 34%, 34%। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी मेरे प्यारे दोस्त आपका बिल्कुल सही जवाब है। सभी को बढ़िया से समझ में आ रहा है ना? मजा आ रहा है? अगर मजा आ रहा है तो भैया ये संख्या आपकी संख्या बल बढ़ना चाहिए, गूंज होनी चाहिए। ठीक है कि नहीं? फटाफट एक बार जल्दी से सारे लोग सेशन को लाइक और शेयर कर दो, दबा के शेयर करो और दबा के लाइक करो। ठीक है? तभी अपना अगला प्रश्न खोलेंगे, वरना ऐसे दुल्हन की तरह घूंघट किए रहेंगे। समझे कि नहीं? चलिए फटाफट जल्दी से सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आइए मेरे प्यारे दोस्त, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आप तो कहां मानने वाले हैं? ठीक है कि नहीं? इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, मतलब इस संडे को इतनी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं। जहां लोग संडे को एंजॉय करते हैं, जाके वीकेंड पे एंजॉय करने जाते हैं, वहां मैं आप लोगों के लिए 2 घंटे की प्रॉपर क्लास लेके आया हूं, वो भी रात भर आपके लिए बढ़िया से कंटेंट तैयार किया। ठीक है कि नहीं? उसके बाद भी आप नहीं पढ़ना चाहते हैं, ना ही प्यार देते हैं। ये तो गलत बात है ना, ये अच्छी बात नहीं है। चलिए आइए अब चलते हैं प्रश्न की तरफ। बाकी पता है एक ना एक दिन आप पिघल जाओगे, क्योंकि हम चीज ही वो है। ठीक है कि नहीं? आइए अगला प्रश्न देखते हैं। एक खंभा 405 मीटर लंबा है,
इसे केसरिया, सफेद और हरे रंग में, मतलब भैया हमने तिरंगा बना दिया है, इस खंबे को हमने तिरंगा बना दिया है। भैया तिरंगा बना के देखो ना, तिरंगा बना दिया है खंबे को। अरे भैया सीधे सीधे लाइन क्यों नहीं आती है? चलिए कोई बात नहीं भैया, आ जाओ। ये एक खंभा था, ठीक है। हमने क्या किया पता है? हमने केसरिया, हमने इसे केसरिया कर दिया भैया। ध्यान से समझना, इतने शिद्दत से पढ़ा रहा हूं ताकि आपके दिल दिमाग में सारी चीजें बैठ जाएं। आपने कहा सर खंभा इतना मोटा नहीं होता है, मोटा कर लो। ठीक है भैया, 8:9:10 में। अगला भाग कौन सा भैया? सफेद का है। अगला भाग क्या है? सफेद है। अब कला मत बनवाओ, ठीक है। और अगला भाग क्या है भैया? आपने कहा सर अगला भाग है हरा, ठीक है, हरा कर देते हैं भाई। ठीक है, आपने कहा सर जी हाँ। चलिए भाई, अब मेरी बातों को समझना। इनका जो अनुपात है वो क्या अनुपात है? आपने कहा सर ये 8:9:10 है। 8:9:10 है। मेरी बातों को ध्यान से समझना, ठीक है कि नहीं। अब कह रहा खंबे में सफेद भाग की लंबाई कितनी है। अच्छा, ये इस अनुपात में रंगे गए हैं तो टोटल कितने हुए? तो आपने कहा सर 9, 8, 17, 10, 27। इस 27 यूनिट की वैल्यू भैया कितनी दे रखी है? आपने कहा सर 405 है। तो कितने गुना है? आपने कहा सर अब हम गुणा कर लेते हैं, कितना है भाई? 27 से भाग करोगे, 27 से भाग करोगे, सीधे सीधे सिंप्लीफाई कर लो, भाग नहीं आ रहा है तो। आपने कहा सर 9 तिया 27, 9 चौको 36 और 9 पचे 45, 3 इकन्नम 3, 15 तिया 45। तो आपने कहा सर ये कितना गुना था? 15 गुना था। एक यूनिट का मान 15। तो हमें क्या बताना है? सफेद भाग बताना है। तो सफेद भाग है कितना? 9 रेशियो। तो 9 रेशियो का मान कितना हो जाएगा? 9 गुणे 15, और 15 9 कितना होता है? आपने कहा सर 135 मीटर। ऑप्शन डी मेरे प्यारे दोस्त आपका बिल्कुल सही जवाब है। मैंने थोड़ा सा इसलिए तिरंगा विरंगा बना दिया कि आपका थोड़ा सा मन लगे, पढ़ते पढ़ते थक गए होगे ना, क्योंकि लगभग 1.5 घंटे की क्लास हो चुकी है मेरे प्यारे दोस्त। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा थकावट फील कर रहे होंगे, तो थोड़ा सा आपको कला दिखा दे। देखिए मैं तिरंगा कैसे बनाया हूं, कितना प्यारा है। जय हिंद। चलो आ जाइए, अब अगले पृष्ठ पे बढ़ते हैं। अगले पृष्ठ में मेरे प्यारे दोस्त फटाफट जल्दी से बताइए, एक धनराशि 15 वर्षों में मूल राशि की 3 गुनी हो जाती है। समान साधारण ब्याज की दर पे मूल राशि कितने वर्षों में स्वयं की 5 गुनी होगी? कितने वर्षों में स्वयं की 5 गुनी होगी? तो भैया साधारण ब्याज की बात हो रही है। तो मेरे प्यारे दोस्त ये बताइए, अगर आपके पास 1 रुपया था तो ये कितने समय में? 15 साल में कितना बन गया? आपने कहा सर 3 रुपया बन गया। तो ये बताओ, जब ये 3 रुपया बना, जब ये 3 रुपया भैया बना, तो 1 रुपया तो आपका मूलधन है और 2 रुपया मतलब आपका साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज कितना है? 2 रुपया। अब हमसे कह रहा है कि ये कितने वर्षों में स्वयं का 5 गुना होगा। स्वयं का 5 गुना होने का मतलब समझ है? एक तो वो खुद रहेगा, अब इसको ब्याज चाहिए 4। तो भैया ये बताओ, 2 ब्याज मिल रहा है 15 साल में, तो 4 ब्याज मिलेगा कितने साल में? तो आपने कहा सर 15 का, क्योंकि जब
ब्याज 2 गुना हो रहा है तो समय भी 2 गुना हो जाएगा। तो भैया यहां पे समय हो जाएगा 15 का 2 गुना, 15 दूना 30 वर्ष। आपका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी मेरे प्यारे दोस्त, आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है कि नहीं? आया ना समझ में, या फिर बाउंस हो गया? ठीक है कि नहीं? चलिए बहुत बढ़िया। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्त। अगला प्रश्न फटाफट जल्दी से बताइए भाई। ये तो सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न आ गया आपके यहां। रेयरली मैंने एक आध सेट में देखा है तो देखा है, अदरवाइज इस टाइप के कोई क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन के कोई क्वेश्चन नहीं आए थे, मतलब नंबर ऑपरेशन के क्वेश्चन नहीं दिख रहे थे। ठीक है, चलिए अब इस प्रश्न को करिए बेटा। जब भी आपको बॉडमॉस रूल पता है ना, बॉडमॉस रूल पता है? अबे बदमाश रूल पता है कि नहीं? बदमाश रूल मतलब सबसे पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करो, फिर ऑफ सॉल्व करो, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। क्या मेरी बात समझ में आई? आपने कहा सर जी बिल्कुल। तो अभी तक आपने ब्रैकेट सुना होगा, कौन कौन सा? बड़ा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, और एक ब्रैकेट होता है बेटा रेखा ब्रैकेट। तो सबसे पहले रेखा, फिर छोटा, फिर मझला, फिर बड़ा। तो मेरे प्यारे दोस्त फटाफट एक ही लाइन में करेंगे। तो 7 5 आपने कहा सर ये हो गया 12। अब छोटे ब्रैकेट को सॉल्व कर लीजिए। तो 9 6 15, 9 6 15, 15 में से 12 गया, आपने कहा सर 3। ये सब वैल्यू खत्म, केवल बचा कितना? 3। अब आगे आते हैं तो 15 12, आपने कहा सर 15 12 हो जाएगा 27, और 27 में से 3 गया, आपने कहा सर 24। सब खत्म। अब बचा कितना? 56 भागे 1/3 गुणे 24। ठीक है कि नहीं? आपने कहा सर जी बिल्कुल। अब मेरे प्यारे दोस्त बच्चा यहीं पे कंफ्यूज होता है, यहीं पे कंफ्यूज होता है। क्या कंफ्यूज होता है पता है? आपने कहा सर अब यहां पे आगे कैसे काम करें, आगे कैसे काम करें मेरे प्यारे दोस्त? तो फटाफट जल्दी से यहां पे देखिए ना। यहां पे जब भी आप सॉल्व करेंगे, जब भी यहां पे आप सॉल्व करेंगे तो आपका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब मेरे प्यारे दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है, ये आपको बताना है। ठीक है कि नहीं? क्लियर? अब मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान से समझना, यहीं पे बच्चा गलती करता है। चलो भैया दिल गलती कर बैठा है, फटाफट जल्दी से बताइए कौन फोन कर रहा है भाई, क्यों परेशान कर रहे हो? चलिए बताइए, सभी लोग फटाफट जल्दी से आंसर करेंगे, सारे लोग आंसर करेंगे भैया। इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब क्या हो जाएगा मेरे प्यारे प्यारे भाई लोग? जल्दी से बता दीजिए। जल्दी से बता दीजिए भाई, सही जवाब क्या हो जाएगा? अब बच्चा गलती कर देता है। गलती क्या करता है कि सर अब इसको सॉल्व कैसे करें? अबे कुछ नहीं करना है, 3 अट्ठे 24, बचा गया 56 भागे 8, 8 सत्ते 56, 7 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जितने लोगों ने आंसर 7 किया है वो आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है कि नहीं? मेरी बात समझ में आ गई? आपने कहा सर जी हाँ बिल्कुल सही समझ में आ गई। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ जाए मेरे प्यारे दोस्त। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक लंब वृत्तीय शंकु की ऊंचाई और तिरछी ऊंचाई 24 और 25 है। मतलब एक शंकु है मेरे प्यारे दोस्तों, लंब वृत्तीय शंकु है। ठीक है, आपने कहा सर जी बिल्कुल। इसकी आपको क्या दी गई? ऊंचाई और तिरछी ऊंचाई। ये 24 और 25 है भैया, ये 24 है और ये 25 है। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये बताइए 24 25 क्योंकि लंब वृत्तीय है तो ये क्या होगा? समकोण त्रिभुज होगा। तो भैया ये कितना हो जाएगा? 24 25 का ट्रिपलेट कितना हो जाएगा? 7। ठीक है कि नहीं? 24 25 का ट्रिपलेट होता है 7। तो आपने कहा सर रेडियस आ गई 7, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो भैया ये बताओ, अगर मैं शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करूं, शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करूं तो फटाफट जल्दी से बताइए शंकु का पी, मतलब शंकु का आपका क्या पूछा है? सीएसए पूछा है, सीएसए ही तो पूछा है, कर्व सरफेस एरिया। तो फटाफट जल्दी से बताइए कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? आपने कहा सर कर्व सरफेस एरिया होता है सीएसए की अगर मैं बात करूं तो ये होता है पाई आर एल। तो पाई आर एल कितना हो जाएगा? 22/7, आर कितना है 7, एल कितना है आपका 25। ठीक है,
7 से 7 कट गया, 25 दूना 50 और 25 दूना 50 5 55, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका बिल्कुल सही जवाब हो गया। अब बच्चा जिसको नहीं समझ में आया कि L आपने R कैसे 7 निकाल दिया, तो मेरे प्यारे दोस्त L बराबर होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर, सॉरी अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है कि नहीं। अगर मैं आर स्क्वायर की बात करूं तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, ठीक है कि नहीं। बस ये आपको सॉल्व कर लेना था, आपका आर की वैल्यू आ जाती, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है 24-25 का जो ट्रिपलेट होता है वो क्या होता है, 7 के साथ होता है, ठीक है कि नहीं। 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा 25 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होता है, आपने कहा सर 576, 7 का स्क्वायर 49, तो 576 प्लस 49 कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा 25 का स्क्वायर, ठीक है, क्लियर। आइए चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 6 संख्याओं का औसत 32 है। यदि प्रथम 3 संख्याओं में से प्रत्येक संख्या में 4 घटाया जाता है और अंतिम 3 संख्याओं में से प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ा जाता है, तब नया औसत ज्ञात करो। आइए, बहुत प्यारा और बहुत खूबसूरत सा प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्त। 6 संख्याओं का औसत 32 है भैया, टोटल 6 नंबर है, इनके जो एवरेज दे रखे हैं कितना है मेरे प्यारे दोस्त, आपने कहा सर 32 है। अब इनमें से प्रथम 3 संख्या जो शुरुआत के 3 नंबर हैं, अगर प्रत्येक में 4 घटाया जाए, भैया ये बताओ 4 प्रत्येक में घटाएंगे तो ने कम कितना किया, आपने कहा सर 12 कम हो गया। और अंतिम 3 संख्याओं में मेरे प्यारे दोस्त प्रत्येक में 2 जोड़ा जा रहा है, तो भैया ये बताओ सब में 2-2 जोड़ेंगे तो टोटल कितने, आपने कहा सर 3, तो भैया ये 6 ज्यादा आपने कर दिया। तो मेरे प्यारे दोस्त आपने देखा ओवरऑल चेंज क्या होगा, तो आपने कहा सर 12 कम हुआ है 6 बढ़ा है, तो फाइनली 12 कम 6 ज्यादा, मतलब अभी भी 6 कम है। जो आपका औसत आप अभी है ये एक्चुअल में 6 कम है। तो 6 कम है कितनी संख्याओं पे, 6, तो प्रत्येक संख्या कितनी कम होगी, आपने कहा सर 1 कम हो जाएगी, प्रत्येक संख्या 1 कम हो जाएगी, तो अब औसत 1 कम हो जाएगा। तो 32 से अब औसत कितना आ गया, 31 आ गया। ऑप्शन सी मेरे प्यारे दोस्त आपका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन सी बाबू आपका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है कि नहीं। भैया मुझे तो लग गई है प्यास और हमारे स्टूडियो में पानी भी नहीं है, ठीक है कि नहीं। और आपके दोपहर के 12:30 बजने वाले, 12:30 बज चुके हैं, ठीक है। तो आइए मेरे प्यारे दोस्त अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या कहना चाह रहा है, अभी कितने प्रश्न हैं, बस 3 प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्त, तो फटाफट निपटाते हैं, बहुत प्यार से करेंगे। और ये कल की क्लास में मैंने ये क्वेश्चन किया हुआ था और लास्ट में थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे थे, तो मुझे लग रहा था कि इसको मैं करा ही दूं, नहीं बच्चा सोचता है अरे यार सर तो कर ही नहीं पाए, कराए ही नहीं। अब हरामखोर कुछ जिम्मेदारियां आपकी भी होती है, अगर कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हैं तो वो ध्यान आपका दिलाना फर्ज बनता है, क्योंकि ये दिमाग ही है ना, कंप्यूटर तो है नहीं, गलतियां तो कंप्यूटर से भी हो जाती हैं। अगर कहीं कोई छोटी छोटी कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है, अगर कॉन्सेप्चुअल गलती है तो वो मेरी है, तब आप मुझे गाली दे सकते हो, ठीक है कि नहीं। अगर कॉन्सेप्चुअल कोई मिस्टेक नहीं है, कैलकुलेशन मिस्टेक है, तो वो आपकी गलती है, और उसके लिए मैं आपको हमेशा सुनाऊंगा जीवन पर्यंत। आप नौकरी ले लोगे, आपका छोटा भाई आएगा पढ़ने, उसको सुनाऊंगा, आपके कभी बच्चे आएंगे उनको सुनाऊंगा, ठीक है कि नहीं। तो ये समझ लेना, तो ये गलतियां आपकी हैं, मेरी गलती नहीं है, मैं तो बिल्कुल पाक साफ हूं, ठीक है कि नहीं। आइए अब चलते हैं इस प्रश्न की तरफ। एक बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 वर्ग सेंटीमीटर है। तो भैया ये बताओ, अगर बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करो, तो भैया यहां पे आपसे क्या पूछ रहा है, किसी सिलेंडर का टीएसए आपको दे रखा है। तो सिलेंडर का टीएसए क्या होता है, आपने कहा सर 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस आर, यही ना, आपने कहा सर जी हाँ बिल्कुल यही होता है, 2 पाई आर एच और 2 पाई आर स्क्वायर, हाँ जी बिल्कुल यही होता है। ये कुल टोटल सरफेस एरिया, और इसकी वैल्यू कितनी है, आपने कहा सर दिस इज 462। अब कह रहा है मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से समझना, इस बेलन का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का कितना है, आपने कहा सर जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है। तो भैया जो CSA होता है किसी सिलेंडर का वो कितना होता है, आपने कहा सर 2 पाई आर एच होता है, और 2 पाई आर एच जो है ना वो आपके TSA का 1/3 है।
तो मतलब 462 का बटे 3 कर दीजिए। तो मेरे प्यारे दोस्त 3 इक्कनम 3, 3 पचे 15, 3 चौको 12, ये वैल्यू कितनी है 154 है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि लास्ट में आपको क्या बताना, बेलन का आयतन बताना है। तो बेलन का आयतन बताना है मेरे प्यारे दोस्त, तो आप इसे सॉल्व कर लीजिए, फटाफट जल्दी से सॉल्व करेंगे। 2 गुणे 22 बटे 7, आर की वैल्यू हमें नहीं पता है, नहीं पता है, कोई बात नहीं है, गुणे आर गुणे एच बराबर कितना, आपने कहा सर 154। ठीक है, तो भाई 11 से काट दीजिए, 11 दूना 22, 11 इक्कनम 11, 4 बचा, 11 चौको 44, कट गया। आपने कहा सर जी बिल्कुल। 2 इक्कनम 2, 2 सत्ते 14। ठीक है, आपने कहा सर जी बिल्कुल। तो मेरे प्यारे दोस्त, आपने यहां पे देखा, आपने यहां पे देखा सरकार, क्या देखा, आपने कहा सर आप कहोगे सर अगर मैं अच्छा, यहां से तो एच और आर दो वेरिएबल हैं, अब यहां से दो तो ऐसे निकलेंगे नहीं ना, आप ऐसे निकाल सकते हो ना, ऐसे निकाल सकते हो। बेटा देखो थोड़ा सा गलती हो गई है, इसको गलती नहीं है, मेरी बातों को समझना। ये आपने कर लिया है, कोई बात नहीं है, इतना कर लिया कोई बात नहीं। अब मेरी बातों को ध्यान से समझना, जो मैं करना चाह रहा हूं, एक रिलेशन और बनाना चाह रहा हूं। वो क्या, आपने कहा सर 2 पाई आर एच प्लस आर बराबर किसके है, आपने कहा सर 2 पाई आर एच के 1/3 के, मतलब इसका इनका कितना गुना, 3 गुना, 3 गुना कर देंगे तब ये बराबर हो जाएगा। आपने कहा सर जी बिल्कुल। तो मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से समझना मेरी बातों को, आपने कहा सर 2 पाई आर खत्म, आपने कहा सर जी बिल्कुल। तो मेरे प्यारे दोस्त आपने देखा H प्लस आर बराबर किसके है, आपने कहा सर 3H के बराबर है। तो यहां से अगर मैं R की बात करूं तो R कितना होगा, 2H होगा, R कितना होगा 2H होगा। यहां से एक रिलेशन मिल गया। अब इस प्रश्न को कर सकते हो आसानी से, अब इस प्रश्न को आप कर लीजिए भैया, कोई दिक्कत नहीं है। 2 गुणे 22 बटे 7, आपने कहा सर जी बिल्कुल। R का मान है 2H, तो चाहे आप R की वैल्यू रख दीजिए चाहे H की। तो हमने कहा सर R बराबर हमने 2H रख दिया इंटू H बराबर किसके है, आपने कहा सर 154 के बराबर है। तो मेरे प्यारे दोस्त अभी आपने सॉल्व ही किया था, 11 दूना 22, 11 इक्कनम 11, 11 चौको 44। ठीक है, आपने कहा सर जी बिल्कुल। 2 इक्कनम 2, 2 सत्ते 14। ठीक है, आपने कहा सर जी बिल्कुल। तो मेरे प्यारे भाई फटाफट जल्दी ध्यान से देखिए, अब ये कितना बचा, आपने कहा सर 2 गुणे 2 कितना, आपने कहा सर 4H स्क्वायर बटे में 7 बराबर किसके है, आपने कहा सर 7 के। तो H स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, आपने कहा सर 7 गुणे 7 बटे में 4। तो भैया H स्क्वायर बराबर इतना है, तो H का मान कितना हो जाएगा, आपने कहा सर 7 बटे 2। H बराबर कितना आ गया, आपने कहा सर 7 बटे 2 आ गया। अब मेरे प्यारे दोस्त H का मान आपको 7 बटे 2 मिल गया। अगर मैं R की बात करूं तो R कितना होगा, तो आपने कहा सर R है H का 2 गुना, तो मतलब 2H, तो R बराबर कितना हो जाएगा, 7 बटे 2 गुणे 2, मतलब R का मान आ गया 7। अगर हम मैं बेलन के आयतन की बात करूं तो भैया बेलन का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, आपने कहा सर पाई आर स्क्वायर H 22 बटे 7 गुणे R। R कितना है 7, 7 का स्क्वायर, H कितना है, आपने कहा सर 7 बटे 2। ठीक है, बस अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, एक साथ से एक साथ कट गया। आपने कहा सर जी बिल्कुल, 2 से ये भी काट दीजिए, 11 दूना 22, तो 7 सत्ता 49 गुणे 11, 49 गुणे 11 मेरे प्यारे दोस्त। आपने कहा सर 11 9 99 के 9, कितना बचा, 11 9 99 के 9, 9 बच गया, 11 चौको 44, 44 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 4 13 53, 539 सेंटीमीटर क्यूब, 539 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन बी मेरे प्यारे दोस्त आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। देखिए 2-3 चीजें इसमें निकालना आपकी मजबूरी बन गई। तो ऐसे प्रश्न मेरे प्यारे दोस्त आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले आपको रिलेशन यहां पे
रेडियस और हाइट्स में बनाना पड़ा, उसके बाद फिर आपने उस वैल्यू को पुट करके तब जाके इस प्रश्न को सॉल्व किया। बहुत अच्छा प्रश्न है, ऐसे प्रश्नों को सैल्यूट बनता ही बनता है, इसीलिए मैंने इसे क्लास में आपके कराया भी। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं मेरे प्यारे दोस्त। 50 छात्रों की एक कक्षा में 22 लड़कियां हैं जिन्होंने परीक्षा में औसत 35 अंक अर्जित किया। यदि कक्षा का औसत 42 अंक है तो लड़कों का औसत अंक कितना होगा? भैया ये बताओ, अगर क्लास में बॉयज भी हैं और गर्ल्स भी हैं, बॉयज और गर्ल्स दोनों भी हैं, तो मेरे प्यारे दोस्त अगर नंबर ऑफ गर्ल्स की मैं बात करूं तो गर्ल्स की जो संख्या है वो कितनी है? आपने कहा सर 22 है। टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 50। तो भैया अगर ये 22 है तो भैया लड़के कितने होंगे? आपने कहा सर लड़के होंगे 28। क्लियर भैया? आपने कहा सर जी बिल्कुल। सभी को क्लियर है? आपने कहा सर जी बिल्कुल। अब मेरे प्यारे दोस्त कह रहा है 22 लड़कियां जिन्होंने परीक्षा में औसतन 35 अंक अर्जित किया, तो इनके जो औसत अंक है वो कितने हैं? 35। और कक्षा का औसत जो है वो कितना है? आपने कहा सर यदि कक्षा का औसत, भाई लड़कों का औसत हमें नहीं पता है, लेकिन पूरी कक्षा का लड़कों और लड़कियों को मिला दिया जाए तो ये औसत कितना है? आपने कहा सर 42 है। तो मेरे प्यारे दोस्त जब आप एलिगेशन लगाते हो तो यहां जो वैल्यू मिलती है क्या मिलती है? आपने कहा सर लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात मिलता है। तो मेरे प्यारे दोस्त अगर ये अनुपात मिलता है तो हमें पता है ये संख्या 28 है और ये 22 है, ये संख्या 28 है और ये 22 है। तो मेरे प्यारे दोस्त ये बताओ, हम 42 में से 35 माइनस किए होंगे तो कितना आया होगा? आपने कहा सर 7 आया होगा। तो आपने कहा सर 7 चौको 28। तो भैया ये कितना? आपने कहा सर ये भी 7 चौको 28, मतलब 4 में 28 से भाग करोगे तब 7 आएगा। तो यहां पे 22 में 4 से भाग करोगे तो 4 पंचे 20 और 4 पंचे 20, ये 5.5 आना चाहिए। आपने कहा सर जी बिल्कुल। अब ये देखो ना, 42 में से 35 आपने माइनस किया तब आके 7 आया है। अब यहां पे क्या करते हो? बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 42 5 47.5। तो लड़कों का जो एवरेज होगा वो 47.5 होगा, उसमें से 22 माइनस करोगे तब 5.5 आएगा। तो भैया लड़कों का औसत कितना हो जाएगा? 47.5। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब। बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा सा कॉन्सेप्ट है। बाकी आप उसे डिटेल में करना चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि भैया 50 छात्रों की अगर हम बात करें तो इनका औसत अंक कितना है? भाई 50 छात्रों का औसत अंक है 50 गुणे 42 टोटल अंक। अगर मैं लड़कियों की बात करूं तो लड़कियां टोटल कितनी है? 22। इनके औसत अंक कितने हैं? 35। प्लस लड़के कितने हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन हां लड़के कितने हैं? 28 है। इनका औसत अंक हमने मान लिया x। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, x का मान निकाल देंगे तब भी आपका आंसर मिल जाएगा। तो चाहे इससे लगाइए चाहे इससे, ये थोड़ा सा बढ़िया अप्रोच था इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, बाकी उससे भी आप कर सकते हो। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज का ये आखिरी प्रश्न है, आखिरी प्रश्न है, तो फटाफट जल्दी से इसे बनाने की कोशिश कीजिए मेरे प्यारे भाई। आपके आखिरी प्रश्न को बिल्कुल आपको सही करना है। बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत सा प्रश्न है। तो आई होप आप लोग बेहतर करेंगे और जैसे आपने शुरुआत अच्छी की है और अंत भी वैसे ही आप अच्छा करेंगे। तो फटाफट जल्दी से मेरे प्यारे दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब दीजिए, फिर आप लोगों से विदा लेंगे। देखिए अभी थोड़ा सा रुक जाओ, आराम से पढ़ लो मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है। और आज इस सेशन को अपने दोस्तों को शेयर कर देना, कसम है तुम्हें, तुम्हारे जो सबसे ज्यादा आपको चाहने वाले लोग होंगे, माँ बाप भी हो सकते हैं, भगवान भी हो सकते हैं, आपके यार दोस्त भी हो सकते हैं। तो प्लीज सारे लोग आज इस बार सेशन को अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा, जो भी ग्रुप वगैरह होगी उसमें भी शेयर करिएगा कि भाई इतने शानदार सेशंस आप लोगों के लिए मैं डेली लेके आऊंगा, पक्का, ठीक है कि नहीं, ये मेरा वादा है। चलिए फटाफट ये आखिरी प्रश्न देख लीजिए। कह रहा ए किसी काम को करने में बी से 5 दिन तथा सी से 9 दिन ज्यादा समय लेता है, तो ए तथा बी एक साथ उस काम को उतने समय में पूरा करते हैं जितने समय में सी अकेला पूरा करता है। तो बताइए ए अकेला उस काम को कितने समय में पूरा करेगा। बस 2 मिनट में इस सेशन को खत्म कर रहे हैं, तो फटाफट जल्दी से देख लीजिए मेरे प्यारे दोस्त, ए बी और सी, ठीक है। तो मेरे प्यारे भाई ध्यान से समझना, अगर मैं बोल दूं कि भैया सी इस काम को x दिनों में कर रहा है,
तो ए किसी काम को करने में बी से 5 दिन तथा सी से 9 दिन अधिक लेता है। अगर ये एक्स दिन कर रहा है तो ये एक्स प्लस 9 दिन लेगा। और मेरे प्यारे दोस्तों बी से ये 5 दिन कम, तो बी अब बी कितना लेगा, तो आपने कहा सर बी लेगा एक्स प्लस 4 दिन। 9 4 का डिफरेंस 5। आपने कहा सर जी बिल्कुल। अब मेरे प्यारे दोस्त मैं अगर आपसे पूछूं ए अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा, तो अब आप कहोगे सर सबसे पहले तो हम x की वैल्यू निकालते हैं। तो भैया ऐसे सेशन में, क्योंकि देखिए यहां पे अगर हम बात करें तो C जितना काम करता है उतना a प्लस बी मिलके करते हैं। तो अब देखिए आपने प्रश्न पढ़ा होगा, इसके पहले मैंने प्रश्न कराया है, a प्लस बी किसी काम को x दिन में कर रहे हैं, a उस काम को करने में उससे 9 दिन अधिक ले रहा है, मतलब जितने में a प्लस बी कर रहे हैं, और b अकेले उस काम को करने में a प्लस बी से 4 दिन अधिक लगता है। तो हमेशा x की वैल्यू क्या करते हो, आपने कहा सर जो एक्स्ट्रा वाली है गुणा कर लेते हैं। तो 9 गुणे 4, x का मान कितना आ गया 36, सॉरी x का मान √36, तो ये आ जाएगा 6। तो मेरे प्यारे दोस्त x a इस काम को कितने दिनों में करेगा, तो 9 + 6, आपने कहा सर 9 6 15, 15 दिनों में a इस अकेले काम को कर लेगा। ठीक है कि नहीं, a इस काम को 15 दिनों में अकेले कर लेगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ऐसा आपने क्यों कर दिया, भैया ऐसा हमने इसलिए कर दिया कि मेरे प्यारे दोस्तों लास्ट में एक कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूं। जैसे मैं कहूं मेरे प्यारे दोस्तों a प्लस बी किसी काम को x दिन में कर रहे हैं, a अकेला जब काम करता है तो a प्लस से b से a दिन ज्यादा लेता है, मतलब इस काम को x प्लस a दिन में करता है। अगर b अकेला इस काम को करता है तो उसे x प्लस b दिन लगता है, मतलब यहां पे b दिन ज्यादा लगता है। तो मेरे प्यारे दोस्त ऐसे सेशन में, ऐसे केस में मैं अगर आपसे बोलूं x बराबर, तो x बराबर होता है √ab। ऐसा क्यों होता है, फटाफट जल्दी से देख लीजिए। ये आज के लिए आपके लिए क्या है, फ्री वाला गिफ्ट है, फ्री वाला गिफ्ट है। इस कॉन्सेप्ट को आपने किताबों में देखा होगा, अब इसे अगर पढ़ के हम देखते हैं तो कैसा समझ में आता है। मेरे प्यारे दोस्त ये बताइए, अगर a प्लस बी किसी काम को x दिन में कर रहे हैं तो इनका एक दिन का काम कितना होगा, आपने कहा सर 1/x। a का एक दिन का काम क्या होगा, आपने कहा सर पूरे काम को x प्लस a दिन में कर रहे हैं तो एक दिन में कितना करेंगे, 1/x प्लस a। अगर मैं b पूरा काम एक दिन में x प्लस b दिनों में करता है तो एक दिन में कितना करेगा, आपने कहा सर 1/x प्लस b। मेरे प्यारे दोस्तों तीनों के एक एक दिन का काम हो गया। अब ध्यान से समझना, अगर मेरे प्यारे दोस्त ये a प्लस बी के एक दिन का काम है, इसमें से a के एक दिन का काम घटा दूंगा तो b के एक दिन का काम आ जाएगा कि नहीं, आपने कहा सर जी बिल्कुल आ जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त 1/x माइनस a का एक दिन का काम कितना था, 1/x प्लस a बराबर किसके है, 1/x प्लस बी के बराबर है। ठीक है, फटाफट सॉल्व कर लेते हैं मेरे प्यारे दोस्त, फटाफट जल्दी से करिए क्योंकि टाइम भी कम हो गया है। तो भाई x प्लस a माइनस x अपॉन x इंटू एक्स प्लस a। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, आपने कहा सर दिस वैल्यू इज 1/x प्लस बी। ठीक है कि नहीं, सारे लोग देखना, आपने कहा सर जी बिल्कुल। x से x कट गया, आपने कहा सर जी बिल्कुल। a/x² प्लस ax बराबर किसके है, आपने कहा सर 1/x प्लस बी के। कैची गुणा कर लीजिए, आपने कहा सर कर दिया। अब ये कितना आ जाएगा, आपने कहा सर कैची गुणा करेंगे तो ax और प्लस ab बराबर किसके है, x² प्लस ax के बराबर है। दोनों साइड ax खत्म, तो x² बराबर कितना आया, आपने कहा सर ab। तो भैया x बराबर कितना हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा √ab। अब देखिए आपका कॉन्सेप्ट यही मैंने बताया था ना, x बराबर ab आ गया। तो यही सेम चीज आपके इस प्रश्न में लगी थी। तो मेरे प्यारे दोस्त अगर a प्लस बी सी के काम के बराबर हैं, यही सीधे सीधे कह रहे हैं ना, जितने समय में सी अकेला काम पूरा करता है उतने समय में ए तथा बी एक साथ उस काम को उतने समय में करते हैं जितने समय में सी अकेला पूरा करता है। मतलब a प्लस बी के द्वारा लिया गया समय सी के अकेले के लिए गए समय के बराबर है। तो मतलब a प्लस बी x दिन में कर रहे हैं तो a x प्लस 9 दिन, b x प्लस 4 दिन। तो भैया जो एक्स्ट्रा था हमने उसी का रूट ले लिया, √9 गुणे 4 आया कितना 6। तो a को कितना समय लगेगा, x प्लस 9 मतलब 6 प्लस 9, 9 6 15, आपका बिल्कुल सही जवाब हो गया। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आज के इस सेशन को मेरे प्यारे दोस्त यहीं तक रखते हैं। अगर आप सभी लोगों को यह सेशन पसंद आया है तो अपने यार दोस्तों मित्रों सभी को शेयर कर देना दबा के। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों आज के लिए इतना ही। ओके बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच गाइस।